Hello everyone. So in this video we are going to discuss about the current affair of अगस्त मंथ. So जो भी important development है, recent development हुए हैं especially in the अगस्त month, we will discuss all the important points which is very important for your examination. We will discuss the defense development, then the reports which recent some report which came in August month, then apart science and technology aspect, then apart from then sports section, those all will we will cover. Okay, so let's get start. And yeah, one more thing, I will provide you PDF of this particular video, so you don't need to write anything in your paper. You will get everything. I highlighted each and every important point in a coloring, so you don't need to worry about anything. So हम start करते हैं. तो सबसे पहली बार जो हमारे लिए important चीज़ है वो ये है कि देखो, अगस्त मंथ में सबसे पहला क्या हुआ, जो भूत जोलोकिया है, जो चिलीज है, ये क्या एक मिर्ची है जो कहाँ पे पाई जाती है, नागालैंड में. ये इसको जीआई टैग मिला था 2008 में, ठीक है. और इसको रिसेंटली हमने कहाँ एक्सपोर्ट किया है, कहाँ, लंदन में हमने इसको रिसेंटली एक्सपोर्ट किया है. सो अगर इस चिलीज के बारे में बात करें तो 4 पॉइंट याद रखने हैं. वर्ल्ड की सबसे हॉटेस्ट चिलीज में से एक है. इसको एक्सपोर्ट हमने कहा है इसको एक्सपोर्ट हमने नागालैंड में किया है. और ये कहाँ की चिली है, तो ये नागालैंड की चिली बहुत फेमस चिली है. ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर होता है. अब आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पे. अब हम रेल रूट्स की जब बात करते हैं बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, सो देयर आर टोटल 5 रेल रूट्स बिटवीन दीज बोथ कंट्रीज. बट अभी जो रिसेंट वाली बनी वो कौन सी है, हल्दीबारी और चिल्हाटी. ये जो रेल रूट्स बनी है रिसेंटली फिफ्थ वन है. सो 4 और कौन सी है, तो यहाँ पे देखो मैंने उसका नाम मेंशन करके रखा. जो 4 अदर है वो है पेट्रा पोलो, बेना पोलो. ये दो मतलब रेल रूट्स है इंडिया और बांग्लादेश के बीच. और फिर दूसरी है गेडे दर्शना, ठीक है. तीसरी सिंहवाड़ रोहानापुर, और चौथी है राधिकापुर बिरोल. ये ऐसी 4 रेल रूट्स है. बट तुम्हें अभी रिसेंट वाली रिमेंबर रखना है, और बाकी की 4 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे राइट करके दिया है. अब तीसरी इंपॉर्टेंट जो हम बात करते हैं अगस्त मंथ की, वो है पेरू. पेरू एक कंट्री लोकेटेड है कहाँ, साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में ये पेरू कंट्री लोकेटेड है, ठीक है. इसके कैपिटल जो है वो लीमा है, और इसकी जो करेंसी है ये सोल है, ठीक है. और एक इसके यहाँ पे ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि यहाँ के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने, उनका नाम है ग्योडू बेलिडो यहाँ के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने पेरू के. और पेरू किस लिए फेमस है, तो ये सेकेंड मोस्ट कॉपर प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में. जो सबसे ज़्यादा कॉपर प्रोड्यूस होता है उसमें इसकी रैंकिंग आती है सेकेंड नंबर पे. तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. जस्ट वेट अ मिनट. यस. सो अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं. सो फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, तो 29 जुलाई को बनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे. ये इंपॉर्टेंट है. मैं सारे डे को नहीं इंक्लूड करने वाला हूँ, बट जो भी डे इंपॉर्टेंट है मैं उसके बारे में जरूर डिस्कशन करूंगा. सो इंटरनेशनल टाइगर डे ये 29 जुलाई को मनाया जाता है. और इस बार की थीम क्या है, देयर सर्वाइवल इन अवर हैंड. और आपको पता होगा इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर पाया जाता है. वर्ल्ड में जितने भी टाइगर होंगे उसकी 50-60% इंडिया के अंदर टाइगर पाया जाता है. और उसमें भी टॉप कौन पे है, तो टॉप नंबर पे आता है एमपी. उसके बाद आता है तुम्हारा कर्नाटका, ठीक है. ये 2 टॉप स्टेट है टाइगर के मामले में. अभी लास्ट ईयर इसके ऊपर रिपोर्ट भी रिलीज हुई थी, राइट. अब आगे चलते हैं हम. सो अब हमारा नेक्स्ट वन है मिस इंडिया यूएसए 2021. कौन बना है मिस इंडिया यूएसए, तो ये एक तरह का कॉन्टेस्ट हेल्ड होता है यूएसए के अंदर, ठीक है. और वहाँ पे एक्चुअली मिस इंडिया यूएसए ये कॉन्टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी न्यूज में था इसलिए मैंने इसको मेंशन किया. सो वैदेही डोंगरा इन्होंने ये जीती है ये पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट, राइट. अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है जो हमें डिस्कस करना है. एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं. ओके, जस्ट वेट अ मिनट. ओके, सो अभी हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 1% रिजर्वेशन टू ट्रांसजेंडर. इंडिया के अंदर 1% ट्रांसजेंडर को रिजर्वेशन देने वाला जो पहला स्टेट बना है वो बना है कर्नाटका. कर्नाटका ये पहला स्टेट बन गया. कर्नाटका में एक और चीज़ बनी है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसको अडॉप्ट करने वाला कर्नाटका कंट्री के अंदर पहला स्टेट बना है. तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ कर्नाटका के बारे में हमें याद रखना है. पहली भी चीज़ तो इन्होंने 1% रिजर्वेशन दिया ट्रांसजेंडर को. दूसरी चीज़ ये फर्स्ट स्टेट बने हमारे कंट्री के अंदर जिन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया, उसको इंप्लीमेंट करने की बात कही है, राइट. अब नेक्स्ट वन की बात करते हैं हम. सो नेक्स्ट वन पीथमपुरा इंदौर. ये क्यों इंपॉर्टेंट था, ये इंदौर एमपी के अंदर लोकेटेड है. एमपी की कैपिटल भोपाल. और यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया का जो लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक है, ठीक है, ये पीथमपुर इंदौर के अंदर बनाया गया है. और ये वर्ल्ड का 5th लॉन्गेस्ट है. तो इंडिया का लॉन्गेस्ट है और वर्ल्ड का कितना 5th लॉन्गेस्ट है पीथमपुर इंदौर. ये हाई स्पीड क्या है, लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक है. अब नेक्स्ट वन बात करते हैं तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. कोचिन इंटरनेशनल
एयरपोर्ट क्यों न्यूज में है, तो इन्होंने रोल ऑफ एक्सेलेंस मतलब वोन द रोल ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड इन एयरपोर्ट सर्विस। तो इंडिया के अंदर एक तरह से बोल सकते हो बेस्ट इस मतलब कि क्वालिटी मतलब एक्सेलेंस के मामले में बेस्ट जो हमारा एयरपोर्ट है वो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसलिए इसको अवार्ड मिला गया है। अब साउथ कोरिया की बात करते हो तो साउथ कोरिया के अभी रिसेंट जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं वो है मून जे इन ये रिसेंट वहाँ के प्रेसिडेंट अभी बने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में थे, राइट। चलिए आगे अब डिस्कस करते हैं। अब हमारा आ जाता है फिलीपींस। फिलीपींस क्यों न्यूज़ में था, तो फिलीपींस के अंदर क्या हुआ है कि इन्होंने पहली बार, ये पहली कंट्री बन गई वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने प्लांटिंग ऑफ गोल्डन राइस को अप्रूव किया। ये गोल्डन राइस एक तरह की हम बोल सकते हैं राइस की एक वेराइटी है जो कि कंट्री अभी तक अप्रूव नहीं करते थे बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स, बट इन्होंने पहली कंट्री बन गई इसको अप्रूव करने के लिए। ये किसमें ज़्यादा, बीटा कैरोटीन ये बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है, और जिसको बहुत बाद में हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि बीटा कैरोटीन को मतलब हमारा डाइजेशन करना इतना आसान नहीं होता है, तो बॉडी हमारी कन्वर्ट कर देती है विटामिन ए के अंदर, दैट्स ऑल। इतना याद रखो कि फिलीपींस फर्स्ट कंट्री बनी है जिन्होंने प्लांटिंग ऑफ गोल्डन राइस को अप्रूव किया है, दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड नॉट मोर देन दिस। नेक्स्ट उनकी बात करें तो 1 अगस्त की बात करें तो 1 अगस्त के को हम मुस्लिम वुमेन राइट्स डे के रूप में बनाते हैं, क्योंकि 2019 के अंदर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिजेस एक्ट 2019 पास हुआ था, जिसके थ्रू क्या हुआ था कि जो ट्रिपल तलाक था उसको हमने क्या कर दिया, इंस्टेंट डिवोर्स, मतलब इट प्रोहिबिट्स प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट डिवोर्स बाय मुस्लिम वुमेन, मतलब जो ट्रिपल तलाक था उसको क्या किया था हमने, उसको हम लॉ के अंदर मतलब ये लॉ बना के उसको प्रोहिबिट किया था, तो ये उस दिन लॉ लाया था, इसलिए हम 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे के रूप में मनाए जाते हैं। और अगर हम कोई भी बंदा इसको अगर वायलेट करता है तो उसको अप टू 3 ईयर की जेल टर्म होती है। नेक्स्ट उनकी बात करते हो तो AI फॉर ऑल। ये AI फॉर ऑल मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर ऑल। ये कंसेप्ट किसके द्वारा लाए गए, तो ये इंटेल विथ CBSE, जो इंटेल आपने कंपनी का नाम सुना होगा, इन्होंने CBSE के साथ मिलकर और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर इन्होंने 4 आवर का सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम अवेलेबल किया है स्टूडेंट के लिए, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए स्टूडेंट्स के लिए। तो उन्होंने 4 आवर का सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि स्टूडेंट्स को AI के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल चुके। अब अगला बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं, तो ये हम बात करें तो ये हमारे इंडिया के अंदर ये पहली ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के अंदर हेडक्वार्टर थे। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, हेडक्वार्टर है इसका। और ये लॉन्च कब हुआ था, ये कब बना था, 2015 में ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। तो अभी इसमें क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रियाँ इसको ज्वाइन कर रही हैं। तो अभी जर्मनी ने ज्वाइन किया है रिसेंट में, ग्रीस ने भी ज्वाइन किया है, ग्रीक ने भी ज्वाइन किया है, राइट। और भी बहुत सारी कंट्री है जो इसको ज्वाइन कर रही है, इसके पहले स्वीडन वगैरह ने भी ज्वाइन किया था। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट हो रही, तो इसके बारे में हमें जानना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं। सो इंडिया का जो पहला फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग जो ऐप है ये कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये उत्तराखंड के अंदर लॉन्च किया गया है। किसने डेवलप किया है, तो IIT रुड़की ने डेवलप किया है। और कहाँ पे लॉन्च किया है, तो उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। अगला बात करते हैं तो सहरोज कासिफ, ये कौन है, तो ये पाकिस्तान के यंगेस्ट माउंटेनर है। ये यंगेस्ट माउंटेनर है जिन्होंने माउंट K2, ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो हाईएस्ट पीक है, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है, तो माउंट K2 है। उस पर इन्होंने उसकी माउंटेनिंग की है और उस पर उन्होंने चढ़ा है, मतलब उसको पूरी तरह से उन्होंने ऊपर गया, माउंट K2 के ऊपर जाके उन्होंने लाइक उस पूरे पूरे को मतलब क्लाइम किया है। तो ये यंगेस्ट बन गए हैं वर्ल्ड के अंदर, तो ये न्यूज में थे, सहरोज कासिफ इनका नाम है। आगे बात करते हो तो $650 बिलियन, तो ये इतना अमाउंट क्या दे रहा है, IMF दे रहा है उन कंट्री को एज ए स्पेशल ड्राइंग राइट्स, मतलब कि SDR के अंदर ये दे रहे हैं उन कंट्री को जहाँ पे थोड़ी बहुत कोविड की वजह से उनकी जो इकोनॉमी बहुत ही डाउन हो चुकी है। इसको हेल्प करने के लिए IMF $650 बिलियन ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज को दे रहा है। तो ये आपको याद रखना है, कौन दे रहा है ये ध्यान रखना है आपको, तो ये IMF दे रहा है, दैट्स ऑल, ठीक है। आगे बात करते हैं तो आर्मेनिया में क्यों न्यूज़ था, तो आर्मेनिया क्या था, आर्मेनिया के जो अभी न्यू PM अपॉइंटेड हुए हैं, रीअपॉइंटेड हुए हैं, वो निकोला पश्नियान रीअपॉइंटेड हुए हैं एज ए न्यू PM। कैपिटल क्या है आर्मेनिया की, तो येरेवन है, और करेंसी इनकी ड्रैम है। अब अगला बात करते हैं तो नेक्स्ट वन है हमारा कुणाल वासु ये किस लिए जाने जाते हैं, तो एक्चुअली एक बहुत फेमस राइटर है, इनकी एक रीसेंट बुक है ये इन एन आइडियल वर्ल्ड, इसलिए ये न्यूज़ में थे। इनकी ये अलग ये सारी और भी बुक है जो इन्होंने लिखी, बट अभी रिसेंट वन वाले इन एन आइडियल वर्ल्ड, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपको ये पढ़ना है तो ये भी आप देख सकते हो, द जापानीज वाइफ, ओपीएम क्लर्क, द मिनिएचरिस्ट रेसिस्ट एंड सरोजनीस मदर, ये सारी बुक उन्होंने राइट की, बट इनकी रिसेंट बुक है इन एन आइडियल वर्ल्ड। नेक्स्ट उनकी बात करते हैं हम तो UNSC की मीटिंग के बारे में। ये इंपॉर्टेंट क्यों
हो जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यूएनएससी की मीटिंग जो अगस्त मंथ की जो प्रेसिडेंसी थी ये भारत के हाथ में थी, और फर्स्ट टाइम किसी इंडियन पीएम ने इसको हेड किया है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ओके, तो पहली बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इन्होंने इसकी जो मीटिंग हो इसको हेड किया है। इसके पहले पीवी नरसिम्हा जी ने पार्टिसिपेट जरूर किया था, बट कभी भी उन्होंने हेड नहीं किया था। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ये जो थे ये यूएनएससी की मीटिंग में पार्टिसिपेट किए थे, बट उसको हेड नहीं किया था। पीएम ने जो चेयर की थी मीटिंग को किस मुद्दे पर थी, तो ओपन डिबेट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी पे ये डिबेट हुई थी, जिसके बीच हम बात कर रहे थे कि नेविगेशन के बारे में, मतलब कि कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री की जहाज को डुबाए ना, फिशिंग करते वक्त और डिफरेंट मूवमेंट चीज़ों के वक्त, तो इसके बारे में पीएम मोदी ने इस पर्टिकुलर मीटिंग के हेड किए। इंडिया ने अगस्त के मंथ में दो और मुद्दे उठाए हैं अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान, तो दो और मुद्दे क्या थे, तो एक था पीस कीपिंग एंड काउंटर टेररिज्म। ठीक है, ये दो और मुद्दे इंडिया ने उठाए हैं। राइट, ये आपको तीन चीज़ें याद रखनी। पहली चीज़, तो पहली बार किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यूएनएससी की मीटिंग को हेड किया है। दूसरी चीज़, पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कौन सी मीटिंग को हेड किया था, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर हेड किया था। और इंडिया ने दो और मुद्दे उठाए थे, वो कौन सी थी, पीस कीपिंग और काउंटर टेररिज्म के ऊपर ये दो मुद्दे उठाए थे। तो आपको ये तीन पॉइंट्स याद रखना है। अब आगे बात करते हैं, तो भुवनेश्वर फर्स्ट सिटी बन गया इंडिया के अंदर जिसने 100% वैक्सीनेशन अचीव कर लिया है, भुवनेश्वर बनाया। ठीक है, अब आगे बात करते हो ट्राइको, ये न्यूज़ में था। ट्राइको है क्या, तो एक तरह की ये ग्रुप है, फॉर्म्ड किसके द्वारा किया है, रसिया के द्वारा, फॉर्म्ड बाय रसिया इंक्लूडिंग यूएस एंड चाइना टू डिस्कस द इशू ऑफ अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान के इशू डिस्कस करने के लिए रसिया, चाइना और यूएस के थ्रू ये फॉर्म किया था। और अब ये न्यू कंसेप्ट आई है ट्राइका प्लस, तो इस ट्राइका प्लस में इन्होंने इंक्लूड किया कि इसको पाकिस्तान को भी इन्होंने इंक्लूड किया था। पहले बात की थी कि इसके अंदर हम ईरान और भारत को भी इंक्लूड करेंगे, बट दोनों ही कंट्री नहीं जा पाई बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। ठीक है, अब वो हमें इतना डीप में नहीं जाना है, वो सब डिस्कस करेंगे, वीडियो भी लंबा बनेगा, बट हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं वो चीज़ें डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगा। राइट, नेक्स्ट वन डिस्कस करते हैं, तो सतनव पॉलिसी क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी पार्ट बन जाता है। तो ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया है, तो इसरो के द्वारा प्रेजेंट किया गया है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए। ये किससे रिलेटेड करता है सतनव पॉलिसी, तो फॉर इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया सैटेलाइट नेविगेशन सेक्टर। सो आपको इतना याद रखना है कि ये पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई है, तो इसरो के द्वारा लाई गई है। पब्लिक कंसल्टेशन में इसको रखा गया है, पब्लिक का क्या व्यू है ये देखने के लिए, और किसके द्वारा ये किससे रिलेटेड है, तो इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया सैटेलाइट नेविगेशन सेक्टर, इससे रिलेट करता है सतनव पॉलिसी। देन आगे जब बात करते हैं, तो वर्ल्ड की पहली वायरलेस चार्जिंग रोड कहाँ पे बनाई गई है, तो ये स्वीडन के अंदर बनाई गई है। तो एक कंसेप्ट क्या है ना, एक्चुअली क्या है कि हम अभी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, और उनका मेन इशू क्या होने वाला है, चार्जिंग का इशू होने वाला है। तो स्वीडन की एक कंपनी इन्होंने एक ऐसा कंसेप्ट लाया कि क्यों ना हम ऐसा रोड ही बनाएं जिसपे क्या जो व्हीकल चलती रहे ना, तो उस पर क्या हो, चार्ज होते हुए चले। इस तरह का हम रोड क्यों ना कंस्ट्रक्ट करें, तो इन्होंने एक ऐसा रोड एक ट्रायल के बेसिस पे छोटी सी रोड बनाई है। कहाँ पे, तो स्वीडन के अंदर। जैसे कि अभी आप इसको और भी आसान लैंग्वेज में इस तरह से समझ सकते हो, जो हमारी आज के टाइम पे मोबाइल चार्जिंग की आपने एक कंसेप्ट देखी होगी कि आप वायरलेस चार्जिंग भी आ गया है। सिमिलरली ये व्हीकल के अंदर भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हो, तो ये स्वीडन के अंदर हुआ है। राइट, अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे पहली बार इन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रिक कार डिप्लॉय किया, फर्स्ट पोर्ट टू डिप्लॉय इलेक्ट्रिक कार। ये चिदम्बरम पोर्ट इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है कि फर्स्ट पोर्ट टू डिप्लॉय इलेक्ट्रिक कार्स कौन है, तो चिदम्बरम पोर्ट है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पानी माह कैंपन, ये किसने लॉन्च किया, तो ये लद्दाख के अंदर लॉन्च किया गया है। ठीक है, पानी माह कैंपन, क्योंकि वहाँ पे वाटर स्कैरसिटी हमेशा वहाँ के लोग फेस करते हैं, इसी वजह से पानी माह कैंपन वहाँ पे लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, तो ये कहाँ पे बनाया गया, बीआरओ ने अभी बनाया है। कहाँ पे, तो उमलिंगला पास के पास ये बनाया है। कहाँ पे, ईस्टर्न लद्दाख में लोकेटेड है। तो वर्ल्ड का जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है कहाँ पे बनाया गया है, तो ये उमलिंगला पास, कहाँ पे ये लोकेटेड है, ये लद्दाख में लोकेटेड है। ठीक है, किसने बिल्ड किया, तो बीआरओ ने बिल्ड किया है। राइट, अब आगे हम जब डिस्कस करते हैं, तो हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा बुक, ये किसने रिलीज किया, पुलवामा, ये बुक किसने रिलीज किया है, तो मनन भट्ट ने ये बुक रिलीज किया। तो मैंने दो आपको इंपॉर्टेंट बुक बता दी है, दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा, ये बुक किसने रिलीज की है, तो मनन भट्ट ने ये बुक रिलीज की है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन बात करते हैं, ओके, सो यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू, ये यूनियन लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू, इनको स्पॉट मिनिस्टर से कंफ्यूज मत कर लेना, क्योंकि रिसेंट में मिनिस्टर चेंज हुई है। हैज वर्चुअली अटेंडेड द 8th मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस
ऑफ द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये SCO की जो है अभी रिसेंट में मीटिंग हुई है, तो किस पर मीटिंग थी, तो जस्टिस के मुद्दे पे मीटिंग थी, ठीक है। तो इसीलिए मिनिस्टर ऑफ जस्टिस को बुलाया गया। तो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हमारे कौन है इस टाइम पे, तो ये किरण रिजिजू हैं। अब HCO का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ पे, तो ये बीजिंग के अंदर लोकेटेड है। बीजिंग कहाँ पे, तो चाइना के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन। तो हमारा नेक्स्ट वन है दावोस। ये न्यूज में था। दावोस एक्चुअली इसका फुल फॉर्म स्टैंड करता है, आप इससे पढ़, डिवाइस फॉर द ऑटोनोमस बूट स्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटेंस। ओके, अब एक चीज याद रखना है, ये आपको फुल फॉर्म वगैरह याद नहीं रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि साउथ अफ्रीका ने ये उन्होंने पहली AI सिस्टम को अप्रूव किया वर्ल्ड के अंदर। साउथ अफ्रीका पहला कंट्री बन गया जिन्होंने पहली AI सिस्टम को अप्रूव किया अपने कंट्री के अंदर। ये किससे रिलेट करता है, तो फूड कंटेनर बेस्ड ऑन फ्रैक्टल ज्योमेट्री। अब ये चीज़ें क्या है ना, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसके डीप पे हमको जाना भी नहीं, बट इतना याद रखो कि दाबूस कुछ नहीं है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सिस्टम है, मतलब AI सिस्टम है, जिसको अप्रूव किया है किसने, साउथ अफ्रीका ने अप्रूव किया है अपने यहाँ पे फूड सिस्टम को बेटर बनाने के लिए, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो मालदीव्स और इंडिया के बीच की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया है। तो मालदीव और इंडिया के बीच एक प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, GCMP से बोला जा रहा है। और ये बिगेस्ट प्रोजेक्ट होगा मालदीव के अंदर जो इंडिया बिल्ड करेगा। इसके पहले ये क्या है ना, ब्रिज, इंडिया एक ब्रिज बनाएगी जो दो पर्टिकुलर वहाँ पे जो मालदीव डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड है मालदीव के अंदर, वो बटे हुए हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए ये इंडिया ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बनाएगा। चाइना ने बनाया था सीने माले ब्रिज, बिल्ट विद द हेल्प ऑफ चाइना ने बनाया था, राइट। अब इसी को काउंटर करने के लिए ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंडिया बनाएगा, जिसके अंदर इंडिया $500 मिलियन का लोन किसको देगा, मालदीव को देगा, जिसमें कि $100 मिलियन क्या होगा, हाँ ये हम उन्हें जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, 400 मिलियन हम सॉफ्ट लोन के तौर पे उनको दे रहे हैं और बाद में रिटर्न करेंगे। तो ये बिगेस्ट एवर क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा मालदीव के अंदर। कौन करेगा, तो एफकॉन, ये जो कंपनी है ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जीता और ये वहाँ पे बनाएंगे। एफकॉन कंपनी सिचुएटेड है महाराष्ट्र के अंदर। अब आगे डिस्कस करते हैं हम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 1992 में, सबसे पहले याद रखो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब बनाया गया था, तो 1992 में इसे बनाया गया था बाय एन एक्ट ऑफ NCW। ओके, ये एक्ट कब पास हुआ था, 1990 में ये एक्ट पास हुआ था। और फॉर्म्ड कब हुआ था ये, तो 1992 में फॉर्म हुआ था। एक स्टेचुटरी बॉडी है, ये ध्यान रखना। और इसकी जो अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है, तो ये रेखा शर्मा को रीअपॉइंट किया गया है फॉर 3 ईयर और के लिए, मतलब कि जो इनकी जो ये टर्म है 3 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया है रेखा शर्मा की। तो यहाँ कौन है चेयरमैन कौन है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की, जो रेखा शर्मा चेयरमैन है। आगे डिस्कस करते हैं इंडिया की पहली क्रिप्टो करेंसी कौन बनी है, तो कॉइन DCX ये बनी है इंडिया की पहली क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं RBI ने नीरज चोपड़ा को अपॉइंट किया है किसके लिए, तो बैंकिंग फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन के लिए RBI ने नीरज चोपड़ा को अपॉइंट किया है। फिर आगे डिस्कस करते हैं हाउ द अर्थ गोट, ये हमारी अब थर्ड बुक है, जो मैं देखो ज़्यादा बुक्स पे नहीं जाता, बट हाँ मुझे जो पर्सनली लगता है ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, मैं वो लेके आता हूँ। सो हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये सुधा मूर्ति ने इसको लिखा है। नेक्स्ट वन, स्कीम फॉर पेनल्टी ऑफ फॉर नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ ATM। तो एक न्यू कंसेप्ट लाई है RBI ने। RBI ने क्या इसके अंदर किया है कि जो भी ATM आउट ऑफ कैश हो जाएंगे, जिनके अंदर कैश नहीं रहेगा 10 घंटे से ज़्यादा टाइम के लिए, तो उनके ऊपर 10,000 तक की पेनल्टी RBI इम्पोज करेगी। सो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि बैंक्स क्या करती है, पैसे ATM में नहीं डालती, जस्ट उनका ATM रहता है बट उसके अंदर पैसे वो जल्दी नहीं डालती है। इसी को RBI ने प्रमोट करने, इसी को डिक्रीज करने के लिए RBI ने क्या किया, ये न्यू स्कीम लाई है, ठीक है। अब 7 अगस्त की बात कर लेते हैं। 7 अगस्त को भी हमारी जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हेडक्वार्टेड न्यू दिल्ली में, फॉर्म्ड कब हुई थी, तो 1946 में फॉर्म हुई थी। तो 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो डे के रूप में बनाएंगे, क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा ने अपना गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो ये हम जैवलिन थ्रो के रूप में इसको 7 अगस्त को मनाने वाले हैं। हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अब छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ बिकेम फर्स्ट स्टेट टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी रिजर्व फॉरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ ये पहला स्टेट बन गया है कि जिन्होंने कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स को एज ए राइट्स रिकॉग्नाइज करना चालू किया है। फिर उसके और एक और चीज़ छत्तीसगढ़ के बारे में कि इन्होंने रिसेंटली 4 डिस्ट्रिक्ट बनाई है छत्तीसगढ़ के अंदर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखो कौन से स्टेट ने अभी रिसेंट में 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की है अपने स्टेट के अंदर, तो ये छत्तीसगढ़ है। अब
हाइकेंडा हिचलेमा, हाइकेंडा हिचलेमा ये इलेक्टेड हुए हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया। और जाम्बिया की जो कैपिटल है वो क्या है, लुसाका, ये कैपिटल है जाम्बिया की। जाम्बिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है, लोकेटेड बिटवीन अंगोला एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका कंटिनेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट उनकी बात करते हैं तो एम्स की जो है, तो ये दिल्ली की जो पहली एम्स दिल्ली, जो एम्स बहुत सारी बट एम्स दिल्ली वाली ये फर्स्ट इंडियन हॉस्पिटल बन गई जो टू हाउस फायर स्टेशन, ओके, फर्स्ट इंडियन हॉस्पिटल टू हाउस फायर स्टेशन। और इसके जो ये हमारे जो डायरेक्टर हैं एम्स के वो हैं रणदीप गुलेरिया, ये इसके डायरेक्टर हैं एम्स के। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है। तो एम्स दिल्ली बनी है फर्स्ट हाउस फायर स्टेशन इन इंडिया। फर्स्ट हाउस फायर स्टेशन कहाँ पे ये बना है, तो ये एम्स दिल्ली बना है। अगला बात करते हैं तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ये किसके द्वारा ये एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया है, आरबीआई के द्वारा। अगले साल से ये इंडेक्स रिलीज किया जाएगा जिसका ये काम रहेगा कि ये मेजर करेगा कि कितने मतलब कि कितने परसेंट इंडिया की पॉपुलेशन जो भी हम फाइनेंशियल मेजर मतलब जो भी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं लोगों को वो एक्चुअल में मिल रही है उनको। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का ये काम रहेगा कि ये चीज़ मेजर करे कि कितने परसेंट इंडिया के लोग जो आरबीआई की जो डिफरेंट स्कीम होती है उसके थ्रू फ़ायदा ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। तो ये अगले साल से जुलाई में पब्लिश करना चालू करेगी, कौन, आरबीआई करेगी। अब ये प्रूफ ऐप रिसेंट में न्यूज़ था, एक ही ऐप लास्ट मंथ में न्यूज़ में था, वो है प्रूफ ऐप। तो ये प्रूफ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये क्या है ना कि एक्चुअली ये सिस्टम के अंदर मोर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए इन्होंने लॉन्च किया। इसके थ्रू क्या होगा कि जो भी चीज़ आप करोगे उसकी एक फ़ोटो निकाली जाएगी, राइट, जिससे कि क्या होगा, हाँ ये चीज़ हुई है तो इसका एक प्रूफ होगा और उससे अपलोड किया जाएगा इस ऐप के जरिए। ऐप पर मान लो गवर्नमेंट ने किसी कुछ रुपए भेज दिए इस पर्टिकुलर काम के लिए, अब वहाँ पे काम हुआ या नहीं उसका कैसे पता चलेगा। तो अब क्या होगा, अगर काम हुआ है तो उसकी फ़ोटो निकाल के तुमको डालना पड़ेगा, कहाँ पे, प्रूफ ऐप पे डालनी पड़ेगी, फिर उसको वेरीफाई किया जाएगा। तो ये करप्शन को डिक्रीज करेगा, ये जम्मू कश्मीर के अंदर लाया गया है। तो ये एक अच्छी स्कीम है करप्शन को डिक्रीज करने के लिए। अब ये माकी काजी, ये रिसेंट में न्यूज़ में थे। तो ये कौन है, तो फादर ऑफ सुडोको पजल, फादर ऑफ सुडोको पजल है। तो माकी काजी ये रिसेंट में न्यूज़ में थे, राइट। तो इनको और ये पास इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है और इन्हें फादर ऑफ सुडोको पजल बोला जाता है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर पे जो पजल्स आते उनके फादर इन्होंने यही हैं और इन्होंने इसको चीज़ को इन्वेंट किया था, राइट। सो लेट्स डिस्कस करते हैं आगे। अब आगे बात करते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये असम में लोकेटेड है। ये फर्स्ट नेशनल पार्क बन गया है इंडिया के अंदर जहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन्स यूज होंगे। मतलब कि यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए, पोचिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ की जो डिफरेंट फॉरेस्ट मैन रहेंगे उनको सैटेलाइट फ़ोन दिया जाएगा जिससे कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है फॉरेस्ट के अंदर हमारी जो मोबाइल वगैरह जो होती है प्रॉपर काम नहीं कर पाती हैं। अब आगे कर बात करते हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, एनपीपीए। तो इसके जो अभी कमलेश कुमार पंत ये अपॉइंट किए गए हैं एज ए चेयरमैन, ठीक है। अब ये क्या करती है, तो ये किसी भी पर्टिकुलर दवाई की प्राइसिंग को डिसाइड करने का काम किसका होता है, तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो इसके न्यू चेयरमैन बने कमलेश कुमार पंत। अब ये मैंने पॉइंट यहाँ पे क्यों लाया, क्योंकि आपको पता है मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में रहती है, इसलिए मैंने इसको लाया हुआ है। और ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है और ये ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुई थी, तो 1997 में फॉर्म हुई थी और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, दिल्ली के अंदर है। प्राइस को रेगुलेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी। अब आगे डिस्कस करते हैं तो इंदौर क्या है, ये इंडिया का पहला सिटी बन गया है जिसे वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी के रूप में माना गया है। तो वाटर प्लस मतलब कि ये एक्चुअली एक तरह का सर्टिफिकेट है जो सिटीज़ को दिया जाता है जहाँ पे प्रॉपर जो मेंटेन करता है गुड हाइजीन, क्लीन ड्रेनेज सिस्टम, इन सभी चीज़ों को जो मेंटेन करता है उन्हें ही दिया जाता है। और ये अकेले सिटी को दिया जाता है, वो कौन है, तो इंदौर बन गई है। इसको वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी के रूप में इंदौर को दिया गया है अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2021 के अंदर। अब हमद एयरपोर्ट ऑफ दोहा, ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट के रूप में माना गया है। और ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट ने ये रिपोर्ट दिया है और इन बोला है कि जो मतलब दोहा एयरपोर्ट है, जो हमद एयरपोर्ट ऑफ दोहा है, ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट सबसे बेस्ट है, तो इंडिया का जो एयरपोर्ट आया है टॉप 100 में वो 45th पोजीशन पे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट्स ऑफ न्यू दिल्ली आया है। और उसके बाद अगर और 3 एयरपोर्ट हैं टॉप 100 के अंदर, तो एक 64th पे हैदराबाद, 65th पे हमारा मुंबई और 71st पे हमारा बेंगलुरु। बट हमें दो ही याद रखना है, पहली चीज़ तो ये कि हमद एयरपोर्ट ऑफ दोहा ये बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड एंड 45th पे हमारा न्यू दिल्ली है। बस इसके अलावा और कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे डिस्कस करते हैं तो
तो जो असम की असेंबली है उन्होंने कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 को पास किया है टू रेगुलेट स्लॉटर कंजम्पशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल इन द स्टेट। मतलब एक तरह से प्रोहिबिट नहीं कर रहे कैटल को कट करने की, बट उसको रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं कि कौन से एरिया में तुम एक कैटल को कट कर सकते हो, स्लॉट कर सकते हो, मतलब मीट वगैरह जो भी कुछ करते हैं लोग ये कर सकते हो, इसको रेगुलेट करने की बात असम ने बात की है। तो ये कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 ला रहे हैं। 14 अगस्त की बात करते हो तो हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हॉरर रिमेम्बरेंस डे को मनाने की घोषणा की है 14 अगस्त को। ऑन द मतलब एक पार्टीशन को जो भी पार्टीशन में हुआ था जितने लोग मारे गए थे उनकी याद में ये चीज़ मनाने की अनाउंसमेंट उन्होंने की है। अब आगे बात करते हैं तो 49 नंबर जो हमारा है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट के व्यू से। तो ये ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम है क्या? तो एक्चुअली क्या हुआ है ना कि जो ये वर्ड का क्या हमें क्या है, जितने भी हमारे डिसेबल लोग हैं, ठीक है, तो हम उनको क्या करेंगे, उनको हम ये उनको जो वर्ल्ड का जो हाईएस्ट बैटलफील्ड है सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ पर एक तरह से उनके बीच ना लॉन्च टू क्रिएट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एट सियाचिन ग्लेशियर फॉर द लार्जेस्ट टीम ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज रीचिंग वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन। तो कुल मिला के जो जितने भी डिसेबल पीपल हैं उनको वर्ल्ड के लार्जेस्ट बैटलफील्ड पे वहाँ पे पहुँचाना, मतलब वहाँ पे उनको रीच करवाना, ये क्रिएट करना। और ये वर्ल्ड का अगर ये हो जाता है, मतलब ये एक्चुअली हो ही गया, ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, राइट। तो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये चीज़ ध्यान रखो कि ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किससे रिलेट करता है। तो सियाचिन ग्लेशियर पे जितने भी डिसेबल लोग हैं उन मतलब जितने भी नहीं, मतलब जितने भी मैक्सिमम लोग हैं उनको वहाँ पे रीच करवाना, उनको वहाँ पे पहुँचाना, ये इससे रिलेट करता है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। अब 4 न्यू साइट्स ऐड हुई हैं रामसर साइट्स के अंदर। वो कौन कौन सी है? तो एक पहली आती है थोल गुजरात के अंदर, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि पहले 42 थी तो अब 46 हो गई है इसके ऐड होने के साथ। पहले हमारी और भी कुछ साइट्स ऐड हुई थी कुछ महीनों पहले, बट अभी ये 4 न्यू साइट्स हैं। तो उसमें थोल ये गुजरात के अंदर है, वाधोना ये गुजरात के अंदर है, और सुल्तानपुर ये हरियाणा के अंदर है, और विंध्यवास ये भी हरियाणा के अंदर है। तो 2 स्टेट से पर्टिकुलरली ये साइट्स को ऐड किया गया है। तो कौन कौन से? गुजरात और हरियाणा के अंदर। तो थोल वर्धमान ये गुजरात और सुल्तानपुर और बिंदवाना तो ये हरियाणा से ऐड किया गया है, मेरिट। तो चलिए आगे चलते हैं। तो एनर्जी इंडिपेंडेंट की बात करते हैं। तो अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 15 अगस्त के दिन ये अनाउंस किया कि हमें 2047 तक किसी भी हाल में एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है, ओके। और इसी को एस्टेब्लिश करने के लिए, इसी को हमें अचीव करने के लिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया गया था। और इसके बजट में जो हमारा 2021-22 का बजट है इसके अंदर इसकी अनाउंसमेंट भी की गई थी। और मिशन सर्कुलर इकोनॉमी को भी हमने प्रमोट करने की बात कही हुई है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, विल रिप्लेस पेट्रोलियम विद अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम पेट्रोलियम को रिप्लेस करके डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को लाएंगे, ठीक है। तो अचीव सेल्फ रिलायंस इन एनर्जी प्रोडक्शन। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली मैं आगे डिस्कस करूंगा आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी जिसके उनके अकॉर्डिंग आने वाले 80 ईयर के अंदर हमारी इंडिया की 12 कोस्टल सिटीज सबमर्ज हो जाएंगी अंडर द वाटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी एनर्जी को कंज्यूम कम करें और हम दूसरे से पेट्रोलियम के अलावा दूसरे सोर्स के ऊपर हम निर्भर करें, एम आई राइट। अब हम जैसे मैंने पहले बोला था 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनी है छत्तीसगढ़ के अंदर, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बस इतना याद रखो वहाँ पे फॉर्म हुई है। वर्ल्ड का जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड मूवी थिएटर ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? तो लद्दाख के अंदर लॉन्च हुआ है। तो अक्षय कुमार की पहली मूवी जो अक्षय कुमार की जो मूवी है बेल बॉटम, ये वहाँ पे दिखाया गया। तो वर्ल्ड का जब तो ये एक रिकॉर्ड बना है कि वर्ल्ड का जब जो सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड मूवी थिएटर ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? तो लद्दाख में लॉन्च हुआ है। G20 की मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हुई है ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट पे, इटली में हुई है। और किसने अटेंड किया है? तो स्मृति ईरानी ने इसको अटेंड किया है। तो किस पर हुई है? क्योंकि ऐसी रेयरली बहुत हो रही है, मतलब बहुत रेयरली ऐसी कॉन्फ्रेंस हो रही है आज के टाइम में ड्यू टू कोविड, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये हमारे लिए। तो G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट पे हुई है। और कहाँ हुई है? इटली में हुई थी। और स्मृति ईरानी वुमेन्स एम्पावरमेंट की मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है, इसलिए इन्होंने इसको अटेंड किया था। अब देश का मेंटर प्रोग्राम ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके एम्बेसडर बनाए गए सोनी सूद के अंदर। इसके अंदर होता क्या है कि जो भी बट जो मतलब इसके अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको गाइड करने के लिए ऐसे बंदे जो अपने पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ही सक्सेसफुल हैं उनको 10 मिनट देना है अपने वीक के अपने दिन के, और ऐसे बच्चों को गाइड करना है, ठीक है। ऐसा कुछ दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ये प्रोग्राम, जिससे कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके फ्यूचर के बारे में। तो इसको लॉन्च किया दिल्ली गवर्नमेंट ने और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं किसको? सोनी सूद जी को बनाया गया है। आगे डिस्कस करते हैं। तो 2020 अब हमारे पे कुछ फैक्चुअल चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 2021 इज द इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ
इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट पे ये इंडो फ्रेंच ईयर बनाया जा रहा है 2021। फिर एटीएस कमांड ट्रेनिंग सेंटर, ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, तो यूपी के अंदर इस्टेब्लिश किया जाएगा और इसे एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी को टैकल करने के लिए इसलिए बनाया जा रहा है। अलीगढ़ को रिसेंटली यूपी में रीनेम कर दिया गया है हरिगढ़ के रूप में, ठीक है, ये एक न्यूज़ थी। फिर उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड का जो फर्स्ट फॉसिल फ्री स्टील है, जिसे हम ग्रीन स्टील भी बोल करते हैं। जो भी स्टील फॉसिल, जो भी चीज़ इवन सम गैसेस और हाइड्रोजन भी एक ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन, ऐसा एक हाइड्रोजन का भी फॉर्म होता है, तो वो भी फॉसिल फ्री रहता है। तो ऐसे वर्ल्ड का जो पहला फर्स्ट फॉसिल फ्री स्टील है, जिसे हम ग्रीन स्टील कहते हैं, मैन्युफैक्चर किया गया है स्वीडन के अंदर। तो दो चीज़ें स्वीडन के बारे में जो मैंने पहले बताता है, एक तो ये है कि स्वीडन पहला कंट्री बन गया है जहाँ पे पहली पहली वर्ल्ड की जो ऐसी रोड बनाई गई जो इलेक्ट्रिकल है, मतलब चार्जिंग रोड बनाई गई। और दूसरी चीज़ कि वर्ल्ड का फर्स्ट फॉसिल फ्री स्टील कहाँ पे बनाया गया, तो ये स्वीडन के अंदर बनाया गया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट डे है हमारे लिए, तो वो भी हमें याद होना चाहिए, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान न्यूज़ में बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है, तो इसलिए मैंने ये डे को यहाँ पे रखा हुआ है। 21 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब मनाया जाता है, याद किया जाता है, सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। तो एक्चुअली वो जो चीज़ें, जो लोग भी अपनी टेररिस्ट एक्टिविटी में अपने जान गंवा चुके हैं, उनको याद किया जाने का दिन है। 2018 से ये मनाया जा रहा है। अडॉप्ट कब किया गया था, 2017 में अडॉप्ट किया गया था। और थीम बहुत इसकी कॉमन है, कनेक्शन ये थीम है, और बहुत कॉमन है, इसलिए आज पूछी जा सकती है क्योंकि ये एक यूनिक थीम है। तो थीम इस बार की क्या है, कनेक्शंस, राइट। अब आगे डिस्कस करते हैं। तो इस्माइल सबरी याकूबी ये मलेशिया के न्यू पीएम अपॉइंट किए गए हैं, क्योंकि जो मुहिद्दीन यासीन थे, ये मेजोरिटी अपना लॉस कर गए मलेशिया के अंदर। इसी वजह से ये न्यू इस्माइल सबरी याकूबू ये मलेशिया के न्यू पीएम बने हैं। आगे डिस्कस करते हैं। इंडिया का जो हाईएस्ट हर्बल पार्क है, ये कहाँ पे इनॉग्रेटेड किया गया, तो ये यूके के अंदर इनॉग्रेट किया गया। तो यूके के बारे में दूसरी न्यूज़ है ये। पहली क्या थी, यूके मतलब कि सॉरी उत्तराखंड, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको ये ध्यान रखना है। सॉरी, मैंने यूके बोला, उत्तराखंड में एक्चुअली इसको बोला, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। तो ये उत्तराखंड है और ये इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क वहाँ पे इनॉग्रेट किया। इसके पहले जो इंडिया का जो पहला ऐप है जो अर्थ को एक वार्निंग देने के लिए, वो भी उत्तराखंड में ये किया गया है, मतलब कि वहाँ पर इसे बनाया गया है। एक चीज़ याद रखना, अगर मैंने ऐसी कोई पहले कहीं शॉर्टकट यूज किया होगा तो आपको उसको देखना, हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया इंडिया हाईएस्ट हर्बल पार्क, तो ये यूके के अंदर, मतलब उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। ऐसे मैंने आगे भी शॉर्टकट यूज किए हुए हैं, बट मैं वहाँ पे ध्यान रखूंगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। अब इंडिया का जो पहला स्मोक टावर है, ये दिल्ली में इनोग्रेट किया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड विद द असिस्टेंस ऑफ दिल्ली आईआईटी और मुंबई आईआईटी। तो ये होता क्या है, तो ये एक तरह का स्मोक टावर होगा जो भी मतलब कि 1 किलोमीटर के अंदर, जैसे अगर मैंने एक पर्टिकुलर जगह पे ये टावर लगा दिया, तो उसके आजू बाजू 1 किलोमीटर तक जितनी भी मतलब कि ऐसी हवाएं जो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, उनको प्योर करने का काम ये पर्टिकुलर स्मोक टावर करेगा। ये चाइना में बहुत पहले से कंसेप्ट थी। बीजिंग जो एक टाइम पे बहुत पोल्यूटेड सिटी था, आज बहुत ही साफ सुथरे सिटी में आता है। ऐसे हमें दिल्ली के अंदर भी करने की ज़रूरत है, और हमने ये बना लिया, तो अभी और भी हम ऐसी चीज़ें इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं। अब वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील है, ये कहाँ पे बनाया गया, तो ये दुबई यूएई में बनाया गया। इसको आईने दुबई भी कहा जा रहा है। तो टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील है, आप इसको नेट पे सर्च करना, आपको समझ में आएगा ये एक्चुअली है क्या। बट इतना याद रखो कि जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील है, दुबई यूएई के अंदर बनाया गया और इसे आईने दुबई कहा जा रहा है। अब ब्रिक्स की जो 11th मीटिंग हेल्ड की गई है रिसेंटली, वो किस मुद्दे पे हेल्ड की गई है, तो एग्रीकल्चर पे हेल्ड की गई, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इन्होंने इसको अटेंड किया है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखना है। अब यूएएस रूल ये क्या है, तो यूएएस रूल ये है कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल 2021 में इसको बनाया गया था। इसको हमने अपडेट करके एक रूल लाया है जिसको हम बोले लिबरलाइज ड्रोन्स रूल 2021। अब ये क्यों हमें अपडेट करना पड़ा, क्योंकि क्या हुआ था कि रिसेंट में हमने देखा कि हमारा जो एयरवेस है, जहाँ पे भी एयरफोर्स का एक एयरवेस था जहाँ पे ड्रोन से अटैक करवाया गया, तो अब ये ड्रोन्स हमारे लिए इन फ्यूचर बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करने वाले। तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए हमने ये लिबरलाइज ड्रोन्स रूल लाया है, जिससे कि क्या होगा कि हम इनको जो भी ड्रोन्स कौन कौन से ड्रोन्स आप उड़ा सकते हो, कहाँ कहाँ उड़ा सकते हो, इन सब चीज़ों को हमने इसमें मेंशन किया गया है। तो इसके थ्रू क्या, पहले जो डिफरेंट टाइप के जो ड्रोन्स थे वो 25 थे, जिसको हमने रिड्यूस करके 5 कर दिया। मतलब आप 5 टाइप के ड्रोन्स आप हवा में उड़ा सकते हो, पहले 25 थे,
अब और साथ में आप ग्रीन जोन्स में ड्रोन्स को मतलब उड़ा सकते हो। जैसे कि अगर कोई ऐसा एरिया जहाँ पे मिलिट्री एरिया है, आप वहाँ पे ड्रोन्स को नहीं उड़ा सकते हो। कोई मॉन्यूमेंट्स वगैरह आप वहाँ पे ड्रोन को नहीं उड़ा सकते हो, जैसे ताजमहल वगैरह है, ठीक है। और अगर ऐसा आप करते हो तो इसकी मैक्सिमम पेनल्टी है अप टू ₹1,00,000। और ड्रोन्स वगैरह जो रूल्स है ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है, ये भी चीज़ ध्यान में रखने की बात है। सो आगे डिस्कस करते हैं। सो अब हमारे ये तीन तीन और बचे हैं जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। सो इंडिया ने इनोग्रेट किया है एनर्जी ऑफिस, कहाँ पे, मॉस्को में। तो इंडिया की ये पहला ऐसा कुछ ऑफिस है जो कि किसी आउटर कंट्री में इन्होंने इनोग्रेट किया है। सो एनर्जी ऑफिस इन इंडिया ने इनोग्रेट किया है कहाँ पे, तो मॉस्को रशिया के अंदर इनोग्रेट किया है। अब ये हिंडन एयरफोर्स स्टेशन ये भी न्यूज में था, तो ये चीज़ याद रखना है कि ये इंडिया का साथ ही साथ एशिया का लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट एयरफोर्स स्टेशन है, जो कि वेस्टर्न कमांड ऑफ आईएफ दैट इज दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर कॉलेज ऑफ डिफेंस, ये जो कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, यहाँ पे मैंने मैनेजमेंट को हाइड करना भूल गया, बट आपको याद रखना है कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है सिकंदराबाद तेलंगाना के अंदर, ठीक। अब बात करते हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, मतलब पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो मैंने ऐसे अब यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। सो आपको ध्यान होगा GSAT-1 ये रिसेंटली न्यूज में था। ये क्या है, तो ये इंडिया का मोस्ट एडवांस जियो इमेजिंग सैटेलाइट है। जियो इमेजिंग सैटेलाइट विल बी लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा बाय इसरो GSLV F-10 रॉकेट। और EOS-3 क्या है, तो ये भी जियो इमेजिंग सैटेलाइट है, जो कि 2000 शेड्यूल था लॉन्च होने, इवन ये लॉन्च भी हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली ये फेल हो गया है। मतलब ये हमें इसको एस्टेब्लिश करना था जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, बट हम इसको एस्टेब्लिश नहीं कर पाए ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, ये फेल कर गया है, राइट। और इसका काम कर था, तो ये मॉनिटर करता साइक्लोन, क्रॉप्स, फॉरेस्ट, इनको मॉनिटर करने का ये काम करता, ठीक है। तो बट ये फेल हो चुका है, अभी इसरो इस पर फिर से काम कर रहा है और फिर से इसको रीस्टेब्लिश करने की बात चल रही है। अब INS-2B ये भी एक न्यूज़ में था, तो ये क्या है, तो ये INS-2B सैटेलाइट है किसका, भूटान का, जो इंडिया लॉन्च करेगा, ठीक है। किसमें, इंडिया भूटान एंगेज्ड इन स्पेस कॉपरेशन विद द अर्थ स्टेशन साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 2017 इन थिम्पू। तो ये साउथ एशिया सैटेलाइट, ये स्टेशन है अर्थ स्टेशन साउथ एशिया सैटेलाइट 2017 में भूटान में लॉन्च किया गया था। अब इसी के अंदर इंडिया क्या करेगा, भूटान की सैटेलाइट INS-2B इसको लॉन्च करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं, तो जो इंडिया की जो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है, तो इंडिया ऐसा पहली बार इंडिया अपना कोई फर्स्ट टाइम इंडिया क्या करेगा कि इंटरनेट गवर्नेंस फोरम ये इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो क्या करने के लिए, इसके अंदर क्या होगा कि हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो इंटरनेट पॉलिसी किस तरह से होनी चाहिए, हमें किस तरह से इंटरनेट पॉलिसी रखनी चाहिए, युवाओं को ध्यान में रख के, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को। तो हम इसमें क्या करेंगे, डिफरेंट जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे एयरटेल हो गई, आइडिया हो गई, जो भी कंपनियाँ, जियो हो गई, इनसे बातचीत करके एक पॉलिसी को डिजाइन करने की बात चल रही है। तो ये अक्टूबर के अंदर कंडक्ट की जाएगी। तो इंडिया पहली बार ऐसा कुछ फोरम होस्ट करेगा। अब इंडिया ने अपना फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब लॉन्च किया गया है, कहाँ पे, तो ये केरला पुलिस ने एक्चुअली लॉन्च किया गया, बट ये इंडिया का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब ही केरला पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसी से रिलेटेड एक टर्म आती है साइबरडोन, जो कि न्यूज में थी। ये क्या है, तो ये टेक रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर है, जो सेटअप किया गया है किसके द्वारा, केरला पुलिस के द्वारा सेटअप किया गया है। एक और न्यूज टर्म में थी सागो क्या है, तो सागो ये कंसेप्ट WHO की एक एडवाइजरी ग्रुप है जो फॉर्म हुआ है। इसकी स्टैंड करता है इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन ऑफ नोवल पैथोजन। अब जैसे कि कोरोना वायरस हुआ आया, तो इसका क्या ओरिजिन था WHO को कोई भी आइडिया नहीं है, राइट। तो ये सागो एक ऐसा अभी से WHO ने ग्रुप बना दिया, ताकि इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई भी पैथोजन आता है तो उसके ओरिजिन पे ये ग्रुप अपनी काम करना पहले से ही चालू कर दे। तो ये सागो WHO ने ग्रुप बनाया है। अब इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया, तो ये मथुरा में एस्टेब्लिश किया जाएगा किसके द्वारा, इंडियन ऑयल के द्वारा। ये पुरानी न्यूज़ थी, बट फिर भी एक बार ये फिर से न्यूज़ में आई थी, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे फिर से मेंशन किया है। फिर HGCO-19 ये इंडिया की फर्स्ट mRNA वैक्सीन है। HGCO-19 इंडिया की पहली mRNA वैक्सीन है। आगे बात करते हैं शार्प टेक्नोलॉजी के बारे में। तो शार्प टेक्नोलॉजी DRDO ने डेवलप किया है किसके लिए, IF के लिए। ये काम क्या, ये क्या है टेक्नोलॉजी, तो ये होता है क्या है ना, कि जब भी ये एक्चुअली हम रडार को मिसगाइड करने के लिए टेक्नोलॉजी बनाते हैं। जैसे कि ये अगर कोई एयरक्राफ्ट हवा में उड़ रहा है, तो उसको कौन डिटेक्ट कर सकता है, रडार डिटेक्ट कर सकता है। बट उसी को रडार को कंफ्यूज करने
के लिए हमने ये टेक्नोलॉजी बनाया है, राइट। तो ये हमारा एक चीज़ ध्यान रखना है। तो ये साप टेक्नोलॉजी किसने डेवलप किया है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है। किसके लिए, आईएफ के लिए, टू मिसगाइड द रडार, और टू जो रडार का थ्रेट होता है उसे मिसगाइड करने के, मतलब कि उसे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देना ताकि रडार प्रॉपर जगह पे किसी भी एयरक्राफ्ट को मतलब डिस्ट्रॉय ना कर सके, राइट। फिर उसके बाद बात करते हैं, इंडिया के पास अभी 5 इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन वैक्सीन है, मतलब इंडिया ने 5 वैक्सीन को अप्रूव किया है, जिसमें कि एक कोविशील्ड है, एक कोवैक्सीन हो गया, ये दोनों ही मेड इन इंडिया है। फिर मॉडर्ना है, स्पुतनिक है जो कि रसिया है, और जॉनसन एंड जॉनसन ये है, ये सिंगल डोज वैक्सीन है, राइट। अब इंडिया की एक और वैक्सीन आ गई है जिसको हम जाइडस कैडिला ने जिसको बनाया है। ये इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की फर्स्ट डीएनए बेस्ड वैक्सीन है जो कि इंडिया में हुई है। बट ये 3 डोज वैक्सीन है, इसे डीजीसीआई ने अप्रूव कर दिया है इमरजेंसी की यूज के लिए। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने एक फर्स्ट वर्ल्ड की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन बना ली है। उसके बाद बात करते हैं नियोवोल्ट, ये क्या है, तो एक्चुअली क्या है कि एक तरह की ये व्हीकल है जो कि डिसेबल्ड लोग जो मतलब जो इस उनकी एबिलिटी नहीं है कि वो बाइक वगैरह चला सके, तो उनके लिए एक नियो वोल्ट ये गाड़ी, मतलब एक तरह की, आप इसके बारे में सर्च करना गूगल में तो आपको पता चल जाएगा कैसा स्ट्रक्चर है, व्हील चेयर जैसा होता है ना, व्हील चेयर व्हीकल है, इसे डिजाइन किया है तो किसने, आईआईटी मद्रास ने डिजाइन किया, और इंडिया की पहली इंडिजिनियस मोटराइज्ड व्हील चेयर व्हीकल है जो डेवलप किया गया आईआईटी मद्रास के थ्रू, और इसे नियो वोल्ट नाम दिया गया। इसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, जो, और ये लिथियम आयन बैटरी पे चलती है, मतलब इलेक्ट्रिक है, राइट। अब बात करते हैं गैलीलियो प्रोजेक्ट। तो गैलीलियो प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च किया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है, टू सर्च एलियन टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो अभी तक हमारे अर्थ पे नहीं है और हमें उसको खोजने की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि रिसेंट में क्या हुआ है कि अभी यूएसए की जो वहाँ एजेंसी, डिफरेंट एजेंसी, उन्होंने बहुत सारे डेटा मतलब पब्लिक किया है। तो अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ये बात चली साइंटिस्ट के अंदर कि क्यों ना हम लोग कुछ अपना मिशन लॉन्च करें जिससे हम पता कर सके कि कोई एडवांस टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं, इसलिए उन्होंने ये लॉन्च किया। तो ये गैलीलियो प्रोजेक्ट इससे रिलेट करता है, राइट। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन एक्चुअली बहुत पहले भी न्यूज़ था, बट फिर भी मैंने ये मेंशन किया हुआ तो आपको बता देता हूँ शॉर्ट में ऑक्सीजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहली बात, 21% ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है और 78% नाइट्रोजन होता है। 2000 लीटर हम ऑक्सीजन डेली लेते अपने बॉडी के अंदर, एक हेल्थी पर्सन लेता है तो 24 आवर के अंदर। तो इमेजिन करो 2000 लीटर हम ऑक्सीजन लेते हैं। उसके बाद 90% ऑफ द एनर्जी जो हमें मिलती है तो वो कहाँ से मिलती है, तो ऑक्सीजन से मिलती है। तो इसलिए हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो, और हम कैसे नेचर को प्रोटेक्ट हमारे लिए करना इंपॉर्टेंट होता है। 10% कम्स फ्रॉम फूड एंड द फ्लूइड। सो 90% जो एनर्जी कहाँ से आती है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से आती है। अगर हम ऑक्सीजन न मिले तो हम एनर्जी लेस हो सकते हैं, और 10% हमें फूड और फ्लूइड से मिलती है। तो देख रहे हो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन की, इसीलिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था ड्यूरिंग कोविड टाइम। अब ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है ये एक लार्जेस्ट कंपोनेंट है आरबीसी का, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है जो कि लार्जेस्ट कंपोनेंट है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का लार्जेस्ट कंपोनेंट है, ठीक है। कलेक्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, ये ऑक्सीजन कलेक्ट करता है कहाँ से। अब हम डिफरेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं, तो ठीक है। तो डिफरेंट टर्म, हमारा सबसे पहली बात करते हैं SpO2 जो न्यूज में था। इसका मतलब क्या होता है, SpO2 इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजन सेचुरेटेड लेवल। और एस का मतलब होता है स्टैंड फॉर सीरम, P मतलब प्रेशर, O2 मतलब ऑक्सीजन। तो ये चीज़ याद रखो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी न्यूज़ में था कोविड के टाइम पे। ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल SpO2 हम बोलते हैं, SpO2 को हम ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल बोलते हैं। सीरम प्रेशर ऑक्सीजन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। In healthy people, the body needs a minimum 95% oxygen in the blood to function ably. पल्स ऑक्सीमीटर ये क्या करता है, एनेबल इजी रीडिंग ऑफ SpO2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमने कोविड के टाइम पे देखी थी, जिसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आगे डिस्कस करते हैं, तो हम डिफेंस के बारे में आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो डिफेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो फर्स्ट एंड ओनली वुमेन फ्लाइट टेस्टर इंजीनियर इंडियन एयरफोर्स की कौन बनी है, तो अश्रिता बी ओलाटी। अश्रिता बी ओलाटी ये फर्स्ट एंड ओनली वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है इंडियन एयरफोर्स की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है अश्रिता बी ओलाटी। जसवंत सिंह इज द ओनली इंडियन टू कमांड द फॉरेन एयरफोर्स। तो ये जसवंत सिंह ये न्यूज़ में थे, क्योंकि इनके बारे में थोड़ी ये न्यूज़ में चल रहे थे, और ये ओनली इंडियन है, पहले और ओनली इंडियन है जिन्होंने एक फॉरेन एयरफोर्स को कमांड किया था। ड्रोन्स दैट इंडिया है, अब ड्रोन्स भी न्यूज़ में था, जैसे मैंने देखो पहले ही बताया ड्रोन्स, कुछ पहले ही मैंने आपको पढ़ाया ड्रोन्स के बारे में। सो ड्रोन्स जो इंडिया के पास है, तो सबसे पहली
बाद सी गार्डियन एक ड्रोन है जो यूएसए के द्वारा बनाया गया है। AI हरूप ड्रोन है जो इजराइल के द्वारा बनाया गया है। सर्चर एक ड्रोन है जो कि इजराइल के द्वारा, तो ये दो AI हरूप और सर्चर, ये दो ड्रोन इजराइल के द्वारा बनाए गए और इंडिया के पास है। ठीक, आगे बात करते हैं हसीमारा एयरवेज वेस्ट बंगाल, ये क्यों न्यूज में था? तो IF ने, इंडियन एयरफोर्स ने अपना सेकेंड रफाल का जो स्क्वाड्रन है ये इस बेस में इंडक्ट किया है। पहला कहाँ पे इंडक्ट किया था? तो पहला अंबाला एयरबेस में इंडक्ट किया था। रफाल की जो स्क्वाड्रन है उसको क्या नेम दिया गया? तो नंबर 17 गोल्डन एरोस, ये रफाल के स्क्वाड्रन को नेम दिया गया है। अब ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करते हैं। तो ये टू इवैक्यूएट इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गिवन दिस नेम। तो जो अफगानिस्तान में लोग फंसे हुए इनको इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। सो ये नेम, तो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये नेम दिया, तो ऑपरेशन देवी शक्ति ये याद रखना। ठीक, आगे बात करते हैं। सो मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स, ये भी न्यूज में था। तो मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट ग्रेनेड है। मतलब जो पहले हम ग्रेनेड कौन सा यूज करते थे? पहले ग्रेनेड 36 हम यूज करते थे जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम से यूज हुआ होता चला आ रहा, और वो भी इंडिया में बिल्ट नहीं किया जाता था। बट अभी हमारी ये कंपनी है जिसका नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, EEL, जो कि नागपुर में बेस्ड है, इन्होंने ये ग्रेनेड बनाया है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इनको ये 1 मिलियन ग्रेनेड बनाने का, MMHG जिसको फुल फॉर्म है मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑर्डर दिया 1 मिलियन, मतलब 10 लाख ग्रेनेड बनाने के लिए इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए। क्यों दिया है? पहले क्योंकि इन्होंने कुछ ग्रेनेड बना के दिए इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को कि आप इसको टेस्ट करके देखो सही है कि नहीं। तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ने बोला है ग्रेनेड सही है, तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये 10 लाख ग्रेनेड बनाने का ऑर्डर दिया है इनको। ठीक, ये हमारे लिए बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। मेड इन इंडिया पे हम फोकस कर रहे हैं, तो डिफेंस के मामले में खास करके। ठीक है, अब काजिंदी एक्सरसाइज ये किसके बीच में हेल्ड की गई? तो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच। ISBB कजाकिस्तान में हेल्ड, ISBB एक जगह है कजाकिस्तान में, वहाँ पे हेल्ड की गई है। तो काजिंद एक्सरसाइज। सैड डेस्टिनी 2021, ये पीस कीपिंग एक्सरसाइज किसके बीच में? थाईलैंड, मंगोलिया, पाकिस्तान एंड चाइना के बीच में सैड डेस्टिनी पीस कीपिंग एक्सरसाइज हेल्ड की गई है। अब ये बिग्राह, ये क्या है? ये न्यूज़ था, ये शिप बिल्ड बाय लॉर्सन एंड टुब्रो, ये फॉर ICG के लिए राजनाथ सिंह ने इसको इनॉग्रेट किया है। तो बिग्रा ये एक सीप है जो कि लॉर्सन एंड टिब्रो इन्होंने बिल्ड किया है, और कहाँ पे बिल्ड और किसके लिए बिल्ड किया? तो ICG के लिए बिल्ड किया, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बिल्ड किया है। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं INS तलवार के बारे में। तो इन्होंने कोंकण जो एक्सरसाइज होती है, जो मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच, दैट इज ब्रिटेन के बीच, उसमें INS तलवार पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पे मैंने ये नाम क्यों डाला है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक एग्जाम देखा था जिसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। इवन वहाँ यहाँ तक कि HMS वेस्ट मिंस्टर, ये भी नाम याद रखो क्योंकि ये पर्टिकुलर, ये जो फ्रिगेट, ये पर्टिकुलर जो बोल सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर जहाज या फिर शिप बोल सकते हो जो पार्टिसिपेट की थी इंग्लैंड के साइड से, इसे इसका नाम है HMS वेस्ट मिंस्टर। राइट, और INS तलवार इंडिया के साइड से, HMS वेस्ट मिंस्टर ये यूके के साइड से ये पार्टिसिपेट किया है। कोंकण एक्सरसाइज, कोंकण ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया और इंग्लैंड के बीच। नेक्स्ट, गांडीव, ये क्या है? तो गांडीव एक्चुअली एक काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है जो कि NSG द्वारा लॉन्च किया गया है, NSG ने इसको लॉन्च किया है। गजनबी, ये भी एक न्यूज में था। गजनबी ये एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, पाकिस्तान की है, न्यूक्लियर कैपेबल है, और इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। कहाँ? पाकिस्तान में ने इसको टेस्ट किया है। राइट, तो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल है, और इसको पाकिस्तान में टेस्ट किया है। अब ये सी कैट एक्सरसाइज ये न्यूज में थी, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो ये इसको US नेवी लेड साउथ ईस्ट एशिया कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये US के द्वारा लीड किया जाता है। ठीक है, और इन सिंगापुर में ये परफॉर्म किया गया। इसमें ऑलमोस्ट 20 अदर नेशन ने भी पार्टिसिपेट किया, जिसके फ्रांस, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, ब्रूनेई, UK, ये सारी कंट्रीज इसके अंदर थी। हमें वो इंपॉर्टेंट नहीं, इतना याद रखना है कि इंडिया ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। इसको लीड कौन करता है? तो USA इसको लीड करता है। जायद तलवार, इंडिया और UAE के बीच जो मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है, कहाँ पे? अबू धाबी कोस्ट पे ही हुई है, इंडिया UAE के बीच जायद तलवार। फिर अल मोहिद अल हिंदी, ये पहली नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच, ये भी रिसेंटली हेल्ड हुई है अगस्त के मंथ में। फिर निर्भया मिसाइल, ये हमारे न्यूज़ में थी, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती थी। ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। हमारे पास निर्भया मिसाइल पहले से थी, बट इसका एक और नेक्स्ट एडवांस वर्जन टेस्ट किया है हमने, किसके साथ? मनिक टर्बो फैन इंजन के साथ, जो कि मेड इन इंडिया
ये इंजन है, तो इसके साथ हमने इसको टेस्ट किया है, डीआरडीओ ने इसको बनाया है। सो इंडिया की पहली इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल है, कैन बी यूज्ड एज ए कन्वेंशनल एज वेल एज ए न्यूक्लियर वेपन, और ये हमारी क्रूज मिसाइल है, ये चीज़ हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे डिस्कस करते हैं। आगे आईटीबीपी के बारे में बात करते हैं। तो आईटीबीपी ने सब अपने मतलब आईटीबीपी ने क्या किया है, दो वुमेन्स को, मतलब दो वुमेन ऑफिसर्स को इंडक्ट किया है एज ए कॉम्बैट रोल में, ठीक है। इसके पहले भी आईटीबीपी ने इंडक्ट किया था, बट उन्होंने ऑफिसर को नहीं इंडक्ट किया है। पहली बार उन्होंने ऑफिसर्स को इंडक्ट किया है। प्रकृति और दीक्षा, ये दो ऑफिसर्स का नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना याद ध्यान रखो कि उन्होंने वुमेन ऑफिसर को इंडक्ट किया है। इनकी जो एकेडमी है आईटीबीपी की है, कहाँ है, तो मसूरी में इनकी एकेडमी है। मबाया सुदान, ये क्या है, तो फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट फ्रॉम जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की पहली फीमेल जो फाइटर पायलट है ये मबाया सुदान बनी है, ठीक है। अब ऑपरेशन ओलिविया, ये भी न्यूज़ में था, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आईसीजी के द्वारा एवरी ईयर कंडक्ट किया जाता है। 1980 में इसको इनिशिएट किया गया था टू प्रोटेक्ट ऑलिव रिडली टर्टल्स। ये ऑलिव रिडली टर्टल ये ओडिशा की कोस्ट में पाए जाते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आईसीजी हर एक साल लॉन्च करता है। द ऑलिव रिडली टर्टल आर द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट अबुडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड, मतलब ये बहुत ज़्यादा टर्टल्स हमें मिलते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ही फाउंड किए जाते हैं। ये टर्टल कैसे है, तो कार्निवोरस टर्टल्स है। अभी ये यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन में ऐसे आ सकते हैं इन टर्टल के, स्पेसिफिकली इन टर्टल के बारे में पूछने के लिए। तो ये कार्निवोरस टर्टल्स है। साथ ही साथ दे आर फाउंड इन वार्म वाटर ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन, तो ये तीन ओशन में फाउंड किए जाते हैं। और ओडिशा का जो घड़ी माता मरीन सेंचुरी है इज नोन एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूकरी ऑफ सी टर्टल, रूकरी ऑफ सी टर्टल, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है हमें। तो ये ऑपरेशन ओलिविया किससे रिलेटेड है, आईसीजी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है टू प्रोटेक्ट ऑलिव रिडले टर्टल्स, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑपरेशन ओलिविया लॉन्च किया जाता है, किसके द्वारा, आईसीजी के द्वारा। दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। अब आगे बात करते हैं इंदिरा 2021 मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये इंदिरा एक्सरसाइज बिगेन हुई थी 2003 में, और ये इंडिया और रसिया के बीच होती है। इस बार कहाँ हुई, तो वोल्गोग्राड रसिया में हुई है। ऑपरेशन सागर आरक्षण 2, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच परफॉर्म हुई है, और ये किस लिए ये हुआ है, तो टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंटल ट्रेड। तो क्या हो रहा था, एक जहाज आ रहा था जिसके अंदर बहुत सारे ऑयल, तो ये स्पिल हो गया कहाँ, उस बीच, मतलब कि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, सॉरी स्ट्रेट ऑफ मलक्का ने जो हमारा इंडिया और श्रीलंका के बीच जो हमारा जो वहाँ पे एक्चुअली उस प्लेस का एक्चुअली मुझे नेम इस टाइम पे रिमेंबर नहीं आ रहा, बट जो वो पर्टिकुलर जगह थी वहाँ पे ये ऑयल स्पिल हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इवन हमारी जो बायोडाइवर्सिटी उसको भी नुकसान पहुंचा है। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए आईसीजे ने यह ऑपरेशन लॉन्च किया था विद द सपोर्ट ऑफ श्रीलंकन फोर्स ऑल्सो। अब इस ये क्यों हमने लॉन्च किया, तो ये ऐसे सीपीए एक चीज़ न्यूज़ में थी, तो हमको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। ये 1982 में फाउंड किया गया था, और इसका काम क्या था कि टू प्रमोट्स इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, मैनेजमेंट, एनहेंसमेंट इन द रीजन। और इसके कौन कौन से मेंबर है, तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये सभी मेंबर है। और इसके अंदर क्या है कि जब भी ऐसा कोई थ्रेट आएगा हमारे रीजन में, तो हम सब मिल के उस पर्टिकुलर थ्रेट को रिमूव करने का काम करेंगे। इसलिए इंडिया भी इस पर्टिकुलर चीज़ में श्रीलंका को सपोर्ट करने के लिए गया था। ओके, अब ये एक और चीज़ हम डिस्कस कर ले, आईएमडीजी क्या होता है, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम डेंजरस गुड, ऐसी गुड्स जो हाईली फ्लेमेबल होते हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, मिथेनॉल, मिथाइल एसीटेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोलिस्टीन ब्रेड्स, ये सभी एनिमल, तो एक्चुअली इनको हमें कैसे लाना है, कैसे नहीं लेना है, कौन सी चीज़ों को बैन रहेगा लाने के लिए, मतलब कि शिप से कौन सी चीज़ों को नहीं लाया जा सकता है, ये सब चीज़ों को रेगुलेट किया गया आईएमडीजी के अंदर। और ऐसा ही कोई गुड्स आ रहा था कहाँ, श्रीलंका के अंदर, जो कि स्पिल हो गया बीच ओशन के अंदर, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी को लॉस हुआ है। तो ये कुछ ये टर्म थी जो हमारे न्यूज़ में थी, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ऑपरेशन सागर आरक्षण 2 किसके बीच लॉन्च किया गया, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच इसे लॉन्च किया गया है, और ये एनवायरमेंट थ्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया था, राइट। ओके, नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस। सो ये एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में परफॉर्म किया गया। आईएनएस तलवार यहाँ पर भी गया था, और ये 12 ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज पार्टिसिपेट किए, जिसमें इंडिया भी इस बार पार्टिसिपेट किया गया है। और साथ ही साथ कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें ऑब्जर्वर के रूप में, मतलब इसको देख के रूप में पार्टिसिपेट किया, जैसे IMO, EU, नेवल फोर्सेस, इंटरपोल, ये सारी चीज़ें आई हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर के रूप में इस साइड में एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किए हैं। तो इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, कहाँ पे हुआ है, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में हुआ है, मतलब कि जो भी
हमारे ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जैसे हम बात कर सकते हैं मेडागास्कर वगैरह, मोजाम्बिक, ये पर्टिकुलर रीजन में ये हमारा परफॉर्म की गई है ये एक्सरसाइज। एस एन घोरमड़े, ये वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इनको बनाया गया एस एन घोरमड़े। न्यू हॉटलाइन इंडिया और चाइना के बीच एस्टेब्लिश की गई। न्यू हॉटलाइन का मतलब क्या होता है कि जो हम देखो, जो हम बात करते हैं, अगर हम जहाँ इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है वहाँ पे हमारे पास मोबाइल्स वगैरह इतने एक्टिव नहीं होते, तो कुछ टेलीफोन जैसा होता है कि हम ये इस साइड से उस साइड बात कर सकते हैं। तो ऐसी दो हॉटलाइन एस्टेब्लिश की गई इंडिया और चाइना के बीच। नाम मैंने लिखा है बट इंपॉर्टेंट नहीं। एक तो कांगराला है, इंडिया के साइड में कांगराला में एस्टेब्लिश की गई है, और चाइना के साइड में खाम डोजांग इन तिब्बत में स्टेब्लिश की गई। इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये याद रखो कि न्यू हॉटलाइन इंडिया और चाइना के बीच स्टेब्लिश की गई है। फिर तालिस्मान सब्रे एक्सरसाइज है, ये जो कि लॉन्च न्यूज में थी। तो ये बाइनियल एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज किसके द्वारा लीड की जाती है, तो यूएसए के द्वारा लीड की जाती है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, मतलब यूएसए के द्वारा लीड किया जाता है और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। और ये लैंड, एयर एंड वाटर सब जगह पे होता है। ऑस्ट्रेलिया ने इस बार इनवाइट किया इंडिया को भी इसमें ज्वाइन करने के लिए, और जापान भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये कुछ वैसा ही है जैसा कि हमारा जो मालाबार एक्सरसाइज है, बट उसको हमारा मैरीटाइम एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज हमारा लैंड, वाटर, एयर सब पे होगी। तो ये कुछ उससे ऊपर है। तो तालिस्मान सब्रे एक्सरसाइज ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये यूएसए और ऑस्ट्रेलिया इसको लीड कर रहे हैं, ठीक है। और बाइनियल एक्सरसाइज है, मतलब साल में 2 साल में एक बार होती है, और ऑस्ट्रेलिया इनवाइट किया इंडिया को और इंडिया इसको ज्वाइन कर रहा है, ठीक। अब मालाबार एक्सरसाइज जो मैंने बता दिया आपको, लास्ट ईयर भी कंडक्ट की गई, जिसमें लास्ट ईयर से ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगा है। एनुअल नेवल एक्सरसाइज होती है 2021 में होगी। कहाँ हो रही है, तो कोस्ट ऑफ गॉम इन पैसिफिक में हो रही है। एट द एंड ऑफ अगस्त में हो भी, आई थिंक हो भी चुकी है। और ये 1992 में स्टार्ट की गई थी, जापान ने इसको लेटर ज्वाइन किया था, और ऑस्ट्रेलिया भी लास्ट ईयर से इसका मेंबर बन चुका है, राइट। अब मैं थोड़ी स्पीड से जा रहा हूँ क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, तो मुझे थोड़ा स्पीड से जाना पड़ेगा। इंटरनेशनल आर्मी गेम्स की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स, इसको वॉर ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। इसको हर एक साल इसको रसिया प्रमोट करता है, रसिया इसको स्टार्ट किया था, राइट। और टू स्ट्रेंथन द मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज एंड ट्रस्ट बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग नेशन। तो इस बार भी ये हेल्ड हो रहा है, कहाँ पे, रसिया के अंदर हो रहा है, ठीक। अब आगे बात करते हो, इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम मैरीटाइम एक्सरसाइज विद द अल्जीरियन नेवी। ये याद रखो कि अल्जीरियन नेवी के साथ इंडियन नेवी ने पहले, इस बार बहुत ज़्यादा डिफेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारी एक्सरसाइज न्यूली इस पार्टिसिपेट करना चालू किया, जैसे यूएई के साथ हो गया, फिर हमारा सऊदी अरेबिया के साथ हो गया, कटलेस एक्सरसाइज हो गया, फिर अभी हम तालिस्मान सब्रे एक्सरसाइज हो गया। तो इंडिया बहुत न्यू एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है, खास करके मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक्सरसाइज को बहुत ही प्रॉपरली देखें, क्योंकि 2 साल से हमारी कोविड की वजह से चीज़ें बंद थी, बट अभी ये चीज़ें शुरुआत हो रही है। अब नेशनल साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है नेशनल साइबर सिक्योरिटी फोर्स एस्टेब्लिश किया, जिससे कि हम साइबर सिक्योरिटी का जो थ्रेट है उसको काउंटर कर सकें। तो अब ये एक चीज़ याद रखो, और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। इंडिया के भी रिसेंट रैंक आई है साइबर सिक्योरिटी के मामले में, तो इंडिया की 10th रैंकिंग मिली है साइबर सिक्योरिटी के मामले में। यूएसए सबसे बेस्ट है, मतलब सिक्योरिटी के मामले में, अटैक करने के भी मामले में और सिक्योरिटी के भी मामले में, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, इंडिया एक ऐसी फोर्स एस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है जो वियतनाम ने पहले ही बनाई। जैसे वियतनाम का एक फोर्स है, फोर्स 47, टू टैकल साइबर सिक्योरिटी इशू। अब इसमें ऐसे लोग होते हैं जिनको साइबर सिक्योरिटी का बहुत नॉलेज होता है, तो एक ऐसी फोर्स उन्होंने बना के रखी वियतनाम ने, और इसी पे इंडिया भी सोच रहा है ऐसी कुछ फोर्स क्रिएट करने का। आगे कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात कर लेते हैं जो कि न्यूज़ में थे, ठीक है। सबसे पहले लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, तो ये साइरस पूना वालों को दिया गया है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर है, ठीक है। ये सिंस 1983 से 1 अगस्त को हर एक साल दिया जाता है लोकमान्य तिलक की डेथ एनिवर्सरी पे। तो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इस बार किसको दिया गया, साइरस पूना वालों को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को अभी नाम चेंज, जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था उसका नाम चेंज करके हमने क्या रख दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। और इसमें क्या दिया जाता है, हम अवार्ड देते हैं और साथ ही साथ प्राइस 25 लाख तक का देते हैं। पहले कौन थे रिसिपेंट थे, तो पहले इसके रिसिपेंट थे कौन, तो पहले विश्वनाथन आनंद पहले रिसिपेंट थे इसके, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, इन्होंने 144 गैलेंट्री अवार्ड कंफर्म किया, मतलब दिया है, कन्फर्ड किया है आर्म्ड फोर्सेस को, जिसमें पुलिस और पैरामिलिट्री भी आती है। अब अशोक चक्र और कीर्ति चक्र किसे मिला, ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अशोक चक्र बाबूराम को दिया गया पोस्टमसली, एंड कीर्ति चक्र अल्ताफ हुसैन भट्ट को दिया गया, इनको भी पोस्टमसली दिया गया। तो ये 2 नाम ही तुम्हें याद रखना है, अशोक चक्र बाबूराम और कीर्ति चक्र अल्ताफ हुसैन भट्ट को दिया गया है। राजीव गांधी अवार्ड फॉर IT सेक्टर, ये किसने शुरुआत किया है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरुआत किया है। आई थिंक जस्ट अभी हमारी
हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेम चेंज किया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से मेजर ध्यानचंद अवार्ड किया है। तो आई थिंक उसको टैकल करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये अवार्ड लाया है कि राजीव गांधी अवार्ड फॉर IT सेक्टर को ये, और 20 अगस्त को ये दिया जाएगा जिस दिन डेथ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी का, ठीक है, उसी दिन अवार्ड दिया जाएगा और ये महाराष्ट्र के द्वारा लाया गया है। अब SBI को क्या दिया गया, SBI विनर बना है ईज रिफॉर्म इंडेक्स 2021 का, ठीक है, SBI विनर बना है बैंक के मामले में, आप इसको ध्यान रखना है। ठीक, आगे डिस्कस करते हैं। तो अब डिफरेंट रिपोर्ट आई हैं जो उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना चाहेंगे। सो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये इंडिया, ये तुम्हें ये एक्चुअली मैं सिर्फ यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए आप इंटरव्यू देते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली जो मैं भी यहाँ पे आगे डिस्कशन करने वाला हूँ। ऐसी एक भी रिपोर्ट नहीं, एक ही रिपोर्ट है जो आपको उसको ध्यान देना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा ये आपको हेल्प करेंगे आपके इंटरव्यू में। सो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, ये इसमें इंडिया की रैंक आई है 122 आई है 181 कंट्रीज में से। कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट इसको रिलीज करता है जो कि लंदन में हेडक्वार्टर्ड है। इसको टॉप किसने किया है, तो सिंगापुर ने इसको टॉप किया है। ये ट्राई एनुअल रैंकिंग है, ठीक है, ये ट्राई एनुअल रिपोर्ट है जो कि जाता है और ये बताता है हमको कि कौन से देश के यूथ कितना ज़्यादा सोसाइटी के डेवलपमेंट में अपनी अपनी इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं, कितना ज़्यादा अपना बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बारे में चीज़ें हैं। होम फ्रेश रिपोर्ट की बात करते हैं तो होम फ्रेश रिपोर्ट ये पॉपुलेशन के बारे में बताता है। तो इन्होंने रिसेंटली बताया कि गाजियाबाद वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, बांग्लादेश वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है, और सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड कौन सा, तो होतान, ये चाइना की सिटी है जो कि सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। और दूसरी सबसे वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री पाकिस्तान, फिर उसके बाद इंडिया और फिर मंगोलिया है। और इन्होंने ये भी बोला है कि ऑलमोस्ट 50 टॉप 50 सिटीज़ में से ऑलमोस्ट 45 सिटीज़ ये साउथ ईस्ट एशिया, मतलब कि जो हमारे यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसे चाइना को इंक्लूडिंग ये यहीं से ऑलमोस्ट टॉप 50 पोल्यूटेड कंट्रीज आती हैं। तो ये बहुत ही बड़ी कंसर्न की बात है पोल्यूशन के मामले में हमें। अब इंडिया की रैंक आया है सेकंड इन ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में। सो क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा न्यूज में है, रिसेंटली एल सैल्वाडोर ने इसको अपना एज ए करेंसी भी अडॉप्ट किया है। और साथ ही साथ हमें ये चीज़ याद रखना है कि इंडिया को सेकंड रैंक मिला है किसमें, क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स के बारे में, क्योंकि हमारे लोग भी बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट वगैरह इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो इंडिया ऑलमोस्ट 881% से ग्रीव हुआ है क्रिप्टो करेंसी के मामले में। ये मतलब इंटरेस्ट लोगों का ग्रीव हुआ है। और ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो चाइना लाइसिस, ये एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। और ये टॉप किसके द्वारा किया गया, तो वियतनाम ने इसको टॉप किया है। आगे बात करते हैं। सो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स यूएसए की एक कंपनी है, ये रिलीज करती है, और इंडिया सेकंड कंट्री बन गया है बाय सरपासिंग यूएसए, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेस्ट प्लेस है, ठीक है। और फर्स्ट पे है चाइना। फिर सेफ सिटीज इंडेक्स की बात करते हैं तो ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको रिलीज किया है। कोपनहेगन ने इसको टॉप किया, मतलब कोपनहेगन सबसे बेस्ट सिटी है रहने के लिए, मतलब सेफ सिटी के मामले में। और इंडिया की दिल्ली ये 48th पोजीशन पे आई है, मुंबई 50th पोजीशन पे आई है, राइट। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC रिपोर्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है रिपोर्ट, क्योंकि ये समथिंग इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले याद रखो कि जो IPCC है ये UN का एक पार्ट है, UN की एक बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है, ठीक। और नासा ने भी इसी रिपोर्ट के बेसिस पे नासा ने मेंशन किया, मतलब ये लोगों ने भी मेंशन किया और नासा ने भी ये चीज़ मेंशन की है कि इंडिया की 12 सिटीज़ सबमर्ज्ड हो जाएगी इन 80 ईयर। इंडिया की नहीं, बहुत सारी कंट्री की, चाइना की तो ऑलमोस्ट 20 सिटीज़ सबमर्ज्ड हो जाएगी इन अपकमिंग 80 ईयर्स। तो हमें क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट। अब आगे बात करते हैं कुछ स्कीम्स लॉन्च की गई हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले मिशन निर्यातक बनो, तो ये स्कीम राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च की गई है टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। वहाँ के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। फिर नेशनल हेल्थ वॉलंटियर कैंपन, ये लॉन्च JP नड्डा ने लॉन्च किया गया है। एक्चुअली बीजेपी पर्टिकुलर पार्टी का प्रोग्राम है, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, बट फिर भी ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ प्रोग्राम है जो बीजेपी के वॉलंटियर्स इसमें काम करेंगे, ठीक है। ग्रास रूट लेवल पे, मतलब कि बेस जहाँ गाँवों में जाके और जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है किसके मेडिकल एंड अदर चीज़ों को, वहाँ पे काम करने वाले हैं। फिर हमारी एक अदर स्कीम है सफल, तो ये CBSE के द्वारा लॉन्च की गई है ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जब ये फॉर्म हुई थी उसके फर्स्ट एनिवर्सरी पे CBSE ने इसको लॉन्च किया है। ये इसका सफल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग, और ये एक्चुअली PM मोदी ने इसको लॉन्च किया गया है और CBSE के लिए लॉन्च किया गया है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ई रुपी क्या है, ये तो QR बेस्ड एक SMS स्ट्रिंग है, वाउचर है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें गवर्नमेंट क्या करेगी हमको कि पर्टिकुलर मतलब एक तरह का कोड देगी, QR कोड देगी जो कि पर्टिकुलर चीज़ के लिए देगी, कि अगर आपको
जैसे गवर्नमेंट बोलेगी कि आपको इस कोड, ये आपको गवर्नमेंट ने कोड दे दिया, आपको बोला इस पे, इससे आपको जाके किसी भी मेडिकल से आप ये चीज़ खरीद सकते हो, तो आप वो कोड दिखा के आप किसी भी मेडिकल से आपको जो चीज़ चाहिए, जो भी गवर्नमेंट ने जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोड दिया है, आप खरीद सकते हो। तो ये कुछ है ई रूपी, इससे कुछ रिलेटेड है, मैंने आपको ईजी शब्द में समझाने की कोशिश की है। तो ये बस आप इतना जान लो कि ये सबसे पहली बात, ये जो ई रूपी है कंसेप्ट किसके द्वारा लाया गया, तो ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये कंसेप्ट लाई गई है, और अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, तो कुछ इनके द्वारा लाया गया है। डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन, इससे एक करप्शन डिक्रीज हो जाएगा, ये कैशलेस एंड कॉन्टेक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट आएगा, और ये बहुत ही ग्रास रूट लेवल पर भी बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं, तो उज्ज्वला 2.0, ये तो 15 अगस्त पे मोदी जी ने अनाउंस किया है 2.0, मतलब इसमें इन्होंने बोला है कि हम एडिशनल 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे और लोगों को। उज्ज्वला 1.0 लॉन्च हुआ था 2017 में, और 2.0 2021 2022 के बीच में लॉन्च होने जा रहा है। नेशनल एडिबल ऑयल मिशन, दैट इज ऑयल पल्म, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो लॉन्च बाय पीएम मोदी, टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन पाम ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल। इंडिया इज बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ये हमको पता है वर्ल्ड के अंदर, और एज ए डोमेस्टिक ऑयल सीड इन इज 6 टाइम्स लोअर, और जो हम ग्रो करते हैं जैसे राइस एंड व्हीट जो हम ग्रो करते हैं, तो हमारी जो ऑयल सीड है, मतलब कि ये हम 6 टाइम लोअर है इन कंपेयर टू हमारे जो राइस हो गए, व्हीट हो गए। तो इसी को प्रमोट करने के लिए ये नेशनल एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। फिर पीएम गति शक्ति स्कीम, ये भी 15 अगस्त के दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको अनाउंस किया, और इसमें उन्होंने बोला कि 100 लाख करोड़ रुपीज वो मतलब एक तरह से लाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि जो हॉलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए, वो उससे बढ़ सके। ऐसा प्रोजेक्ट जो रुका हुआ है कि पैसों की वजह से, उसके लिए वो 100 लाख करोड़ रुपीज़ प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि जो उस प्रोजेक्ट में मतलब कि क्या हो सके, उस प्रोजेक्ट की ग्रोथ हो सके और प्रोजेक्ट आगे बनाया जा सके, जिसकी वजह से पैसे की वजह से काम ना रुके, राइट। आगे बात करते हैं, तो सुजल कैंपेन की बात करते हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया सुजल कैंपेन। अब मिशन बत्सला, ये लास्ट हमारी स्कीम है जो अगस्त मंथ से इंपॉर्टेंट करती है। तो ये वुमेन, तो ये मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, किसके लिए, तो दोज वुमेन हु लॉस्ट देयर हस्बैंड ड्यू टू कोविड। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल, ये भी न्यूज में था, तो मैंने इसी के साथ ज्वाइन करा दिया है। इंडिया जाइंट स्क्वायरल महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल है। तो मैंने हर चीज़ को होलिस्टिक वे में इसको कवर करने की कोशिश की है। हाँ, वो अलग बात है, कहीं कहीं कहाँ मतलब जैसे कि यहाँ पे ये सही नहीं, जगह नहीं थी स्टेट एनिमल का, बट फिर भी मैंने यहाँ पे डाला है क्योंकि ये भी एक न्यूज़ में था, राइट। अब हम स्पोर्ट्स सेक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट एक चीज़ मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि मैं ओलंपिक के बारे में इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा। ओलंपिक के बारे में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करना पसंद करूँगा। बट हाँ, इसमें मैं पैरालंपिक की जितनी भी डेवलपमेंट अभी तक हुई है, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 3 सितंबर है, तब तक जितनी भी डेवलपमेंट हुई मैं इस यहाँ पर डिस्कस कर लूँगा स्पोर्ट्स के बारे में। और बाकी जो चीज़ें बचेंगी पैरालंपिक, साथ ही साथ ओलंपिक के बारे में, वो चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में ला दूंगा। बट इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वहाँ पे डिस्कस करता हूँ, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, टोक्यो पैरा ओलंपिक की जो हम बात करते हैं, तो इंडिया ने 54 स्पोर्ट्स पर्सन भेजे हैं पैरा ओलंपिक गेम में। टैकचंद ये जैवलिन थ्रोअर हैं, और इन्होंने क्या ये हमारे फ्लैग बीरर थे इस टाइम के, और टोक्यो पैरा ओलंपिक के फ्लैग बीरर थे। और जो आईपीसी की जो हेड क्वार्टर है, मतलब कि इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी की जो हेड क्वार्टर है, ये बोन जर्मनी में है। और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका जो हेड क्वार्टर है वो लॉसेसन स्विट्जरलैंड में है। फिर इंडियन पैडलर जो भबीनाबेन पटेल है, ये पहली एक तरह से इस बार की तो पहली वुमेन बनी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, इसके पहले दीपा मलिक ने सिल्वर मेडल जीता था शॉर्ट पुट में, कहाँ 2016 रियो पैरा ओलंपिक्स में जीता था, और फर्स्ट वुमेन बनी थी टू विन मेडल इन पैरा ओलंपिक। तो ये फर्स्ट वुमेन बनी थी जो कि मेडल जीता था पैरा ओलंपिक के अंदर। इस बार भबीना बेन पटेल बनी है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, राइट। अब बात करते हैं निषाद कुमार, तो इन्होंने जीता है, निषाद कुमार ये भी सिल्वर जीते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर, मेन के हाई जंप में ये जीते हैं। फिर ब्रॉन्ज मेडल बोन बाय विनोद कुमार इन द डिस्कस थ्रो, ओके, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है डिस्कस थ्रू के अंदर। बट एक चीज़ इशू हुआ कि इनको इन एलिजिबल डिक्लेयर कर दिया गया है, ओके, क्लासिफिकेशन पैनल के द्वारा ड्यू टू डिफरेंट इशू। ठीक है, बट ये चीज़ हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखो कि इन्होंने जीता था, ये बीएसएफ से बिलोंग करते हैं, बट इनको इन एलिजिबल बोल दिया गया है। फिर अब शूटर अवनी लेखारा इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये इंडिया की पहली वुमेन बनी है, जो पैरा ओलंपिक में इंडिया की पहली वुमेन बनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किसमें जीता है, तो वुमेन के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जीता है। ठीक है, अवनी इज ओनली द 4th इंडियन एथलीट टू विन पैरा ओलंपिक गोल्ड, और 4th इंडियन ओलंपिक पैरा ओलंपियन है जिन्होंने गोल्ड जीता है। इसके पहले कौन जीता था, तो मुरलीकांत पाटेकर इन 1972,
में इन्होंने जीता था, ठीक है। ये स्विमर है। जैवलिन थ्रोअर देवेंद्र जजारिया 2004 एंड 2016 में इन्होंने गोल्ड जीता था। और मरियप्पन थंगावेलु 2016 में ये हाई जंपर है, इन्होंने गोल्ड जीता था। और उसके बाद ये चौथी इंडियन बनी है जिन्होंने गोल्ड जीता है, किसके अंदर, तो शूटिंग के अंदर। और एक चीज़ और बता देता हूँ जो कि मैंने इसके अंदर लिखा है नहीं, बट आज ही अवनी लेखारा 50 मीटर एयर राइफल इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज भी जीत लिया है। तो ये वो इंडिया की पहली वुमेन बन गई है पैरा ओलंपिक के अंदर जिन्होंने सबसे पहली बात तो गोल्ड जीता, किसके अंदर, शूटिंग के अंदर, मतलब गोल्ड जीता इन्होंने, पहली वुमेन बन गई। साथ ही साथ पहली वुमेन बन गई जिन्होंने एक ही इवेंट के अंदर, एक ही पैरा ओलंपिक के अंदर दो मेडल जीते, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 ईयर इनकी एज है और इन्होंने इतना कमाल करके दिखाया है, राइट। अब बात करते हैं योगेश कठोनिया की, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर इन डिस्कस थ्रो में, ठीक। सुमित अंतिल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, अपने ही रिकॉर्ड को तो 3 बार तोड़ के उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 68.55 मीटर थ्रो करके जैवलिन में, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक। फिर देवेंद्र जजारिया, ये भी जैवलिन थ्रोअर हैं जिन्होंने सिल्वर जीता है। लास्ट टाइम इन्होंने गोल्ड जीता था, इस बार इन्होंने सिल्वर जीता है। सुंदर सिंह गुज्जर, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है जैवलिन थ्रो के अंदर। फिर सिंह राज अदाना, इन्होंने पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन 10 मीटर एयर पिस्टल में। सिंह राज अदाना, ये आपको डिफरेंट नेम याद करने पड़ेंगे क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आपको इनका नेम और साथ ही साथ ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है ये आपको दे दिया जाएगा, खास करके एपकैट वगैरह एग्जाम में। उसके बाद बात करते हैं मरियप्पम थंगावेलु, इन्होंने इस बार सिल्वर मेडल जीता है, लास्ट टाइम इन्होंने गोल्ड जीता था मैन के हाई जंप में, ठीक है। और शरद कुमार, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है शरद कुमार, और ये भी हाई जंप में जीते हैं। और मरियप्पम थंगावेलु सिल्वर मेडल जीता है, ये भी हाई जंप में जीते हैं। तो ये कुछ हमारे पैरालंपिक के बारे में हो गए। अब हम आगे डिस्कस करते हैं डेल स्टेन के बारे में। डेल स्टेन अभी रिसेंटली रिटायरमेंट ले ली है क्रिकेट से। ये क्रिकेट से एसोसिएटेड है, इन्हें स्टेन गन भी कहा जाता था। अभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेल स्टेन कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, ये रवि शास्त्री द्वारा लिखा गया है बुक है। और रवि शास्त्री कौन है, तो इंडियन जो मैन है क्रिकेट टीम के, उनके हेड कोच हैं। फिर SP सेतुरमन, इन्होंने बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट को जीता है। SP सेतुरमन, ठीक है। 2021 का जो बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट है इनको इन्होंने जीता है। फिर अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को वेट किया है कोपा अमेरिका में, आप सबको पता होगा अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को वेट किया कोपा अमेरिका 2021 के फाइनल में। और उन्होंने अपना 1993 के बाद पहली बार ये टाइटल जीता है, किसने, अर्जेंटीना ने। फिर 22nd एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, तो ये भुवनेश्वर होस्ट करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी पहली बार ओपन होगी, फर्स्ट एकेडमी ओपन होगी कहाँ, नोएडा के अंदर ओपन होगी। फिर झूलन गोस्वामी, ये लीडिंग विकेट टेकर बन गई है वुमेन्स के अंदर, ठीक है। ODI वुमेन्स के अंदर ये लीडिंग वुमेन टिकट बन गई है झूलन गोस्वामी, ये भी न्यूज़ में थी। आगे बात करते हैं मिल्खा सिंह, आपको पता ही होगी इनकी डेथ हुई रिसेंटली। ये 4 एशियन गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और 1960 रोम ओलंपिक में ये 4th आए थे, ठीक है। और वो सबसे कॉम्पिटिटिव रेस बनी थी 1960 की, आपको पता होगा, आप जब उसके टाइमिंग देखो ना तो बहुत कॉम्पिटिटिव रेस थी 1960 की। 400 मीटर फाइनल में इन्होंने 4th रैंक इनको मिली थी। फ्लाइंग सिख इनका टाइटल दिया गया था और इवन ये पाकिस्तान के द्वारा इनको फ्लाइंग सिख टाइटल दिया गया था। इन 1960 इन पाकिस्तान हिज अपोनेंट वॉज अब्दुल खलीफ, ठीक है। एंड मिल्खा डिफीटेड हिम इन 200 मीटर रेस। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिल्खा सिंह रिटन बाय हिम, तो द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इनके द्वारा बुक लिखी गई है। 2013 में इनके ऊपर एक बुक भी रिलीज की गई जिससे हम बोलते हैं भाग मिल्खा भाग। फिर आगे बात करते हैं प्रिया मलिक की बात करते हैं, तो ये न्यूज़ में थी। प्रिया मलिक क्यों न्यूज़ में थी, तो इन्होंने गोल्ड जीता है कहाँ पे, तो 2021 वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप इन 73 kg कैटेगरी इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। और ये विद इन 80 ईयर के जितने भी लोग हैं उनके बीच ये कंपटीशन होता है। फिर आगे बात करें तो कॉनकैफ गोल्ड कप, ये फुटबॉल का एक कप है जो कि कहाँ होस्ट होता है, तो नॉर्दर्न अमेरिका में होता है। और USA ने बीट किया मैक्सिको के, ठीक है। और ये बाइनियल इंटरनेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इतना याद रखो कि कॉनकैफ ये कौन है, तो ये गोल्ड कप है जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है और USA ने बीट किया मैक्सिको को, नॉर्दर्न अमेरिका में खेला जाता है। अलेक्जेंडर जूवरेव है, ये कौन है, तो इन्होंने टेनिस की जो मेंस की जो टेनिस में जो मैन का सिंगल्स होता है उसमें ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता है। ही इज़ फ्रॉम जर्मनी। तो ये मैंने फिर भी बेसिक चीज़ें दे रहा हूँ, बट मैंने आपको डिटेल में ओलंपिक के ऊपर एक डिफरेंट वीडियो ला दूंगा, ठीक। तो अलेक्जेंडर जोब्रेवा, अब ये इंपॉर्टेंट इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये ओलंपिक की छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, आपको फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। यूलिमर रोजेस, ये कौन है, तो इन्होंने इंडोर ट्रिपल जंप में इन्होंने ये वुमेन है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन वुमेन्स इंडोर ट्रिपल जंप बाय जंपिंग 15.67 मीटर, तो ये यूलिमर रोजेस है, ठीक है।
फिर लैमोंट जैकोब, ये कौन है, तो इन्होंने 100 मीटर का रेस जीता है इस बार। ये इटली से बिलोंग करते हैं। पहले ये उसेन बोल्ट जीतते थे, बट इस बार इन्होंने जीता है, राइट, क्योंकि उसेन बोल्ट अब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पैडल फॉर दल, ये साइक्लोथॉन इवेंट है बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए। ये साइक्लोथॉन एक इवेंट है, पैदल फॉर दल। फिर जेम्स एंडरसन, ये इन्होंने अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेट को पीछे छोड़ के ये दुनिया के तीसरे सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए इन टेस्ट क्रिकेट में, और फर्स्ट सीमर इन द वर्ल्ड बन गए, फर्स्ट सीमर इन द वर्ल्ड बन गए, ठीक है। उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, ठीक है, इस मामले में। फिर दुरंत कप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दुरंत कप के बारे में डिस्कस करते हो तो सबसे पहली बार 1988 में ये स्टार्ट किया गया हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये एक साल बंद हो गया था ड्यू टू कोविड, बट ये कोलकाता के अंदर फिर से स्टार्ट किया जाएगा इस साल से। एशिया का ओल्डेस्ट एंड वर्ल्ड का थर्ड ओल्डेस्ट ये फुटबॉल टूर्नामेंट है। और किसके नाम पे है, तो मोटिवर दुरंड है, जो कि उस टाइम के फॉरेन सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ इंडिया थे, ठीक है, उनके नाम पे एक फुटबॉल टूर्नामेंट खेला जाता है। फिर इंटरनेशनल आर्मी गेम, जो मैंने पहले ही बताया था, ये रसिया में हेल्ड किया जाएगा 2015 में। ये सबसे पहली बार लॉन्च किया गया, तो रसिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको हेल्ड करवाती है, और ये 7th एडिशन होगा जो वहाँ पे होगा। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, तो ये पुणे के अंदर एक स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, जिसको नीरज चोपड़ा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाएगा, उसका नेम चेंज कर दिया गया है। और इसी इंस्टीट्यूट से बहुत सारे ओलंपियन गए हुए हैं, बहुत सारे कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट गए हुए हैं, एशियन गेम्स मेडलिस्ट गए, अर्जुना अवार्ड विनर भी इस पर्टिकुलर स्टेडियम से गए हुए हैं, और इसका नाम अब नीरज चोपड़ा स्टेडियम हो गया है। अब ओ चंद्रशेखरन, इनकी रिसेंटली डेथ हुई है, तो ये कौन है, तो ही वो जो फेमस फुटबॉलर रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 1960 रोम ओलंपिक्स, 1962 एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता था, और 1964 ओलंपिक क्वालिफायर में इनका बहुत बड़ा रोल था, ठीक। तो ये आपको बस नाम याद रखना है कि फुटबॉल से एसोसिएटेड है। तो मैंने इतने में आपकी A to Z जितना भी, अब आगे सितंबर का करंट अफेयर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, अब वो आपको एंडिंग में मिल जाएगा, बट जितना भी अगस्त का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैंने सब कुछ कवर किया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए रहेगा, तो आप अपने ईमेल नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ईमेल पे आपको PDF मिल जाएगा। दैट्स ऑल, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।